बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, अगर मौसम की बात कर लें तो मौसम जो है अब चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ फिर माह रमज़ान की तैयारियां भी जो हैं वो चल रही हैं। आपको पता है कि जिस तरह से माह रमज़ान आता है तो माह रमज़ान जो है अपने साथ बहुत सारी बरकतें और रहमतें भी लेकर आता है और कोशिश करनी चाहिए कि इस रमज़ान में आप जितना लोगों के लिए आसानियाँ कर सकते हैं, आसानियाँ तकसीम कर सकते हैं, वो लाजमी करें। और जो साहिब इस्तात लोग हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि लाजमी उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो सफ़ेद पोश लोग हैं, बहुत सारे आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस टाइम आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको पता है कि महंगाई है, फिर बेरोज़गारी है, लोगों के इतने मसाइल हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इन परेशानी और इस मुश्किल वक्त में अगर आप किसी के काम आ जाते हैं तो यकीन करें इसका जो सिला है और इसका जो आपको एक सुकून मिलता है किसी की मदद करके, उसका सिला सिर्फ अल्लाह ही देता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं या शायद आप किसी के साथ कोई मदद करेंगे, कुछ लोग दिखावे की सूरत में कर रहे होते हैं, तो वो दिखावा कभी भी आपके काम नहीं आता। अगर आप इंटरनली जो है किसी के साथ जो है भला करना चाहते हैं, उसके साथ नेकी करना चाहते हैं, तो उसका सिला अल्लाह ताला देगा। और देखिएगा आपके लिए जो अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लिहाजा खुश रहें, खुशियाँ तकसीम करें, लोगों की मदद करें, नेकियां करते रहा करें कि ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता। लिहाजा अच्छे अमाल जो है ना वो इंसान को दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब बनाते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर वकास, डॉक्टर अली वकास, मैं वकास अली कहने थी, डॉक्टर अली वकास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूरो सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं, नादिर मजहर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप नादिर? ठीक है, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। नादिर सिंह की बीट के रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे, महकमा औकाफ के हवाले से भी बात होगी और उसके साथ साथ हम बात करेंगे महकमा एक्साइज के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम क्या कार्रवाइयाँ हैं, क्या क्या काम हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और डॉक्टर साहब से आप बात करेंगे आज माइग्रेन के हवाले से और इसके साथ साथ जो है ये भी जानेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, किस वजह से माइग्रेन होता है, क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं स्पेशली ख़वातीन में जो है माइग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से जो है आज डॉक्टर साहब से इलाज भी जानेंगे और साथ साथ जो है इनसे बात वजूहात भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, माइग्रेन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? माइग्रेन को उर्दू में दर्द शकीका कहते हैं और माइग्रेन एक सर दर्द है, सर में दर्द होता है और एक स्पेसिफिक किस्म का एक उसकी क्लास है एक हेडेक की जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन में ना अमूमन सर के एक तरफ दाएं या बाईं तरफ दर्द होता है और बड़ा शदीद किस्म के इसके अटैक होते हैं और उसमें आपको लगता है जैसे आपके धमक पड़ रही है आपके सर में और आपकी आंख या आंख के पीछे और एक तरफ जो है ना सर के आपके दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसकी अमूमन वजह ये होती है कि जो हमारी खून की शरियानें होती हैं, ख़ासतौर पे दिमाग की झिल्ली की जिनको हम मेनिंजीज कहते हैं, उसके अंदर खून की शरियानें होती हैं, उनको जो नर्व सप्लाई करती हैं, जो आसाब की रगें सप्लाई करती हैं, उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है जो ब्लड की सर्कुलेशन से। तो उसमें ज़रा से ज़्यादा होना ब्लड की सर्कुलेशन का ये उसकी वजह बनता है कि हमें सर दर्द का अटैक हो जाता है और फिर सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ये बड़ा डिसेबलिंग पेन होता है। जिस वक्त इसका अटैक होता है तो अमूमन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है वो अपने रूटीन के काम भी नहीं कर सकते, उनको अपने एक्टिविटीज़ को क्विट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है और उनकी यानी कि उनकी इवन उनको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, उनका जिस्म का एक हिस्से की वीकनेस हो सकती है। अच्छा, ये सिम्टम्स हैं कि अगर माइग्रेन है तो? हाँ जी, ये चीज़ें हो सकती है। इतनी ज़्यादा डिसेबलिंग पेन होता है कि आपको अपनी एक्टिविटी को छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम यानी कि इस बात को समझें कि हमें अगर ये अटैक फ्रीक्वेंट हो रहे हैं तो हम इनको कैसे रोक सकते हैं और कैसे इनको ट्रीट किया जाए। सही। अच्छा, हमने जिस तरह मैं बात की, मैंने देखा है मोस्टली ख़वातीन में ये रेशो ज़्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल। इसकी 3 गुना रेशो ज़्यादा है, 3 टाइम्स वुमेन में
ये ज्यादा है बनिस्बत मर्दों के, और 3 गुना ये खवातीन में ज्यादा होता है। ठीक है। और मर्दों में उसकी निस्बत इसकी रेशो कम है। मर्दों में एक दूसरे किस्म का हेडेक ज्यादा होता है जिसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। और खवातीन में यूजुअली जो है ना माइग्रेन जो है ना बहुत ज्यादा कॉमन है। और अच्छा, उसकी ये क्यों होता है कि आपकी बहुत ज्यादा, अगर आपने कोई स्ट्रेस ले लिया है या आपने कोई बहुत ज्यादा परेशानी के साथ बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और इस तरीके से? बिल्कुल इसका लिंक है, स्ट्रेस के साथ भी, एंजाइटी के साथ भी इसका लिंक है। और खवातीन में इसलिए भी ज़्यादा होता है कि खवातीन में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, और उस वजह से भी कई खवातीन को इवन सिर्फ अपने माहवारी के अयाम में, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर उनको ये प्रॉब्लम होती है, जिनको पर्टिकुलरली हम मेंस्ट्रुअल जो है माइग्रेन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये यानी कि उनकी बॉडी की जो एक साख्त फ़र्क है, उनके हार्मोन्स की जो वो है वो मर्दों से डिफरेंट है, इसलिए वो ज़्यादा प्रोन होती हैं कि उनको माइग्रेन के अटैक्स। ठीक हो गया। चलिए मजीद भी आपसे जानते हैं, ऐसी टाइप्स के हवाले से भी बात करेंगे डॉक्टर साहब से। इसके साथ साथ जो है नादिर से जानते हैं। नादिर, इस टाइम महकमा एक्साइज के हवाले से बात कर लेते हैं कि महकमा एक्साइज जो है वो क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है? जी बिल्कुल, डीजी पंजाब की तरफ से जितने भी टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ जो है भरपूर तौर पर जो क्रैकडाउन है उसका सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में जो मुल्तान डिवीजन है इसमें भी जो है क्रैकडाउन किया जाता है महकमा एक्साइज की तरफ से। हर बुध और जुमेरात के दिन ना जनरल होल्ड अप नाफिज किया जाता है, जिसमें शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए जाते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी देते हैं। तो जितने भी ये टोकन टैक्स डिफॉल्टर हैं या जारी नंबर प्लेट्स या नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती हैं उनको वहाँ चेक करते हैं, और जो गाड़ियाँ डिफॉल्टर पाई जाती हैं उनका फिर वहाँ मौके पर चलान करते हैं। ऐसी गाड़ियाँ जो बगैर स्टेशन रोड पर आ जाती हैं उनको बंद भी कर देते हैं। तो इस सिलसिले में जो है महकमा एक्साइज की तरफ से भी जो है हर हफ्ते जो उनको हदफ दिया जाता है कि आपने ये हदफ रिकवर करना है। तो इस दफ़ा भी जो है एक्साइज को 1 करोड़ से ज़्यादा का हदफ दिया गया था, जिसको जो है ना महकमा एक्साइज ने तकरीबन 91 लाख तक जो है रिकवरी अमाउंट जो कि टैक्स डिफॉल्टर्स की मद में वो शहरियों से वसूल करके जमा भी करवाई है। और साथ साथ जो महकमा एक्साइज की तरफ से शहरियों को खास तौर पर जो है अवेयरनेस सेमिनार भी दिए जा रहे हैं कि अपना जो टोकन टैक्स है उसको मौके पर अदा करें, क्योंकि फिर जब आप टैक्स अपना नहीं अदा करते तो वो आपका एक पूरे इकट्ठा होता रहता है। 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो बढ़ता जो है वो फिर हज़ारों की तादाद में पहुंच जाते हैं। अभी एक महकमा एक्साइज ने एक गाड़ी रोकी हुई थी, तो कलेक्टर से थी मॉडल नहीं वाली, उसका था तकरीबन 40 से 50 हज़ार पे टैक्स जो है वो लगा हुआ था। तो जब उसे मालूम किया कि क्या वजह है, उसने कहा कि मैंने भी 6-7 महीने से जो है टैक्स नहीं भरा था। तो मतलब कि महकमा एक्साइज कहता है कि शहरियों को खास तौर पर परेशान न किया जाए, क्योंकि आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जब आपको रोका जाता है तो फिर बड़ी एम्बैरसमेंट भी होती है। तो इसलिए जो है शहरी खास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि मैं मीडिया के तवज्जो से पैगाम भी देना चाहता हूँ कि अपना टोकन टैक्स जो है उसको अदा किया करें। इसका भरपूर क्रैकडाउन जारी है और आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है यहाँ पे हम डायरेक्टर की तैनाती के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मुझे एक मामला स्टार्ट हुआ था, उसके हवाले से नादिर आप क्या कहना चाहेंगे? नादिर ने उसमें काफ़ी मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी की। जी बिल्कुल, ये बड़ी एक ना दिलचस्प सी स्टोरी है कि 2 डायरेक्टर्स के माबैन एक तनाज़ा हुआ था कि जनवरी से ही अब 1.5 से 2 माह हो चुके हैं। पहले तो डायरेक्टर कोई एक्साइज में बैठ नहीं रहा अभी ना, तो अब्दुल्ला खान डायरेक्टर एक्साइज हैं मुल्तान के, उनको जो है इदारे की तरफ से जो है मुअत्तल किया गया था कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उन्होंने उसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। तो उनकी जगह जो है उनको मुअत्तल करके 90 डेज़ के लिए, तो बहालपुर के डायरेक्टर हैं राना इंतखाब, उनको ये चार्ज दिया गया था अब्दुल्ला खान की जगह पर। अच्छा। लेकिन जब वो अब्दुल्ला खान चले गए और राना इंतखाब आए तो उनके कमरे को ताले लगे थे, एक्साइज के कमरे को। तो जब मालूम किया गया तो वो सुनने में ये आया कि वो अब्दुल्ला खान जो डायरेक्टर हैं वो ताले लगा के चले गए, वो चाबियां भी नहीं दे रहे कि यहाँ मैं बैठूंगा जब तक मेरी जो कोर्ट की कार्रवाई है वो मुकम्मल नहीं होती, तो तब तक इस दफ्तर को कोई नहीं संभालेगा। तो इस पर काफ़ी मतलब कि जो है इशू ये हाईलाइट हुआ। हमने जो है सेक्रेटरी एक्साइज है उनसे भी बात की, जो डीजी एक्साइज है उनसे भी बात की कि क्या इशू है। उन्होंने कहा जी ऑर्डर किए हुए हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं बैठने दे रहे। हालांकि राना इंतखाब की जो नंबर प्लेट है वो भी दफ्तर के बाहर लगी हुई है उनके ऑफिस के ना मुल्तान वाले में, कि उनको ये चार्ज दे दिया गया है। लेकिन अब 2 माह मुकम्मल होने वाले हैं और ये मैं समझता हूँ कि नाअहली भी है कि एक्साइज की अभी तक जो है ये फैसला नहीं किया जा रहा कि राना इंतखाब ये चार्ज संभालेंगे या अब्दुल्ला खान संभालेंगे। तो इस वजह से शहरियों को काफ़ी जो मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब आपको पता है कि गाड़ियों के ट्रांसफ़र करवाने हों, दफ्तरी मामलात होते हैं, तो दूर दराज के इलाकों से शहरी आए थे, क्योंकि मुल्तान का जो एक्साइज ऑफिस है ये पूरे जुनूबी पंजाब का मतलब कि डील करता है और सारे मामला यहाँ पर तय पाए जाते हैं। लेकिन अब वो जब आते हैं तो डायरेक्टर साहब के कमरे को ताले लगे होते हैं। सैलीन से मेरी बात होती है, वो बड़े परेशान दिखाई देते हैं कि 2 माह हो चुके हैं, अभी तक जो है डायरेक्टर जो है कोई भी डायरेक्टर तैनात कर दें, इससे हमारा तो गर्ज नहीं है कि कोई भी बैठे। तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक ये मामला जो है उलझा हुआ है।
अच्छा, तो इसके ऊपर अभी कोई सामने नहीं आ रहा कि अभी कौन? तक तो फिलहाल नहीं कुछ सामने आ रहा है कि क्या वजह है, क्यों अभी तक जो है बिठाया नहीं जा रहा। वो मौक़िफ़ भी देने को तैयार नहीं है एक्साइज डीजी जो है, वो कहते हैं जी ये कानूनी कार्रवाई चल रही है, अभी हो जाएगी तो जल्द अज जल्द जो है ना तैनात कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ जिस तरह डॉक्टर साहब हम इसकी सिम्टम्स पे बात कर रहे हैं, तो जिसको माइग्रेन हो जाए तो उसको फ़ौरन जो है वो क्या करना चाहिए अगर इस तरह की अलामात ज़ाहिर होने लग जाएं, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही हो, देन अच्छा पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो हम आम सर का दर्द भी हो तो वो फीलिंग्स कुछ इस तरह से होती हैं जब बीपी आपका हाई हो? देखिए, टिपिकल होती है इसकी प्रेजेंटेशन। मैंने पहले भी बताया कि ये एक जो अमूमन एक तरफ होता है और थ्रॉबिंग पेन यानी कि और पल्सेटिंग पेन होता है। आपको धमक पड़ती है अपने जो नब्स की, जो आपकी हार्ट बीट की जो है ना, आपको उसकी धमक पड़ती है आपके सर में। सही। ठीक है, तो आपको फील होता है और आंख या आंख के पीछे होता है। और जो है ना, उस वक्त आपको यही करना चाहिए कि आप फौरी तौर पे जो है अपना जो एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं उसको क्विट कर दें, रोक दें। और मतलब अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप रुक जाएं। रुक जाएं और अपना जो कंफर्टेबल जो उसमें एनवायरनमेंट है जिसमें शोर ना हो, रोशनी कम हो, वहाँ पे आंखें बंद करके रेस्ट करें। और इसके जो अमूमन जो हम कहते हैं या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं कि ये क्यों होता है, ये अटैक क्यों स्टार्ट होता है, तो उसमें जो कॉमन है इनके नींद पूरा ना होना। सही। ठीक है। ठीक। और आपके ब्लड में शुगर की मिकदार का कम होना, यानी कि आपने मील अपना स्किप कर दिया है, डिले कर दिया है काम की वजह से। जो लोग जिनको ये होते हैं उनको अपना टाइम पे यानी कि खाना खाने की ज़रूरत है, तो मील स्किप कर दें उस वजह से। टेंशन या स्ट्रेस से, इस तरह शोर वाली जगह से, फ्लैशिंग लाइट्स हों, ड्राइवर्स को यानी कि जो हैं उनको अगर ज़्यादा लाइट पड़ी हो तो उनको ये स्टार्ट हो सकता है। सही। तो ये इसके जो है ना ट्रिगरिंग या मुहरकात या ट्रिगरिंग जो है ना वो होते हैं कि इस वजह से इनको कई फूड्स ऐसी होती हैं, जैसे जो चीज़ जो है वो भी इसका एक वो ट्रिगर करता है कि जिस तरह स्मोकिंग है उसके धुएं से यानी कि ये ट्रिगर हो सकता है। सही। तो काफ़ी इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं कि जिनको हो रहे होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता इस बात का अंदाजा, इस तरह स्मेल है कि कई परफ्यूम्स की स्मेल यानी कि जो है ना वो टॉलरेट नहीं कर सकते। कई माइग्रेन के ऐसे पेशेंट हैं जो परफ्यूम यूज नहीं कर सकते। तो उनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो जैसे ही तेज खुशबू या बदबू से उनको यानी कि उसका जो उनको ट्रिगर हो जाता है और उनको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। सही। अच्छा, इसकी टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? इसकी दो बड़ी किस्में होती हैं, एक तो कॉमन माइग्रेन होता है और एक जो है क्लासिक माइग्रेन होता है। अच्छा, इनकी डिटेल देंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम माइग्रेन की टाइप्स के हवाले से बात कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब। दो बेसिक टाइप्स हैं, क्लासिक माइग्रेन है और एक कॉमन माइग्रेन है। थोड़ा सा जिसमें डिफरेंस होता है। क्लासिक माइग्रेन में जो है ना अमूमन मरीज को पहले से उसको आइडिया होना शुरू हो जाता है या उसको फील होना शुरू हो जाता है कि उसको अटैक आने वाला है, दर्द का अटैक उसको आने वाला है। उसको ये होता है कि आंखों के आगे उसके अंधेरा सा आना शुरू हो जाता है। सही। ठीक है, या उसको लाइट सी कुछ चमक पड़नी शुरू हो जाती है उसको फिर उस वक्त उसको अंदाजा हो जाता है कि अब मुझे अटैक हो जाएगा। ये क्लासिक माइग्रेन है। और कॉमन माइग्रेन अमूमन वो ऑरा के बगैर होता है, उसमें ऑरा नहीं होता, पता नहीं चलता, फील नहीं आती और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टार्ट होता है और जो है ना और फिर माइग्रेन का अटैक हो जाता है। बिल्ड अप होता है आहिस्ता आहिस्ता, दर्द शुरू होता है और एकदम से फिर वो तेज हो जाता है। तो जो ज्यादा कॉमन है वो उसका नाम ही कॉमन माइग्रेन है, तो वो कॉमन माइग्रेन ज्यादा है। और क्लासिक माइग्रेन के पेशेंट कम होते हैं, विद ऑरा होते हैं। ऑरा एक स्पेशल टर्म है जिसको यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा विजुअल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट को और उससे उसको आइडिया होना शुरू हो जाता है, उसको फील आनी शुरू हो जाती है कि मुझे अटैक होने वाला है और मुझे हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब ये ऐसी है जैसे कई जो मिर्गी के मरीज होते हैं उनमें भी ऑरा होता है और उनको पहले से पता चलने के मुझे दौरा पड़ जाएगा और पड़ जाता है उसके बाद उसको। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह माइग्रेन के साथ भी एक जो टाइप होती है विद ऑरा, ये क्लासिक माइग्रेन, उनको फील होना शुरू हो जाता है कि मुझे हेडेक का अटैक होने वाला है और वो हो जाता है। अच्छा, कॉमन में नहीं इतना, कॉमन में आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक सर दर्द स्टार्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता और बिल्ड होता है और उसके बाद उसको अचानक से उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और वो फिर उसमें
सुयर पेन के अंदर आ जाता है पेशेंट। अच्छा, तो दोनों में से आप क्या समझते हैं खतरनाक कौन सा है ज्यादा, या दोनों ही जो टाइप्स हैं वो इंसान के लिए जो है वो दोनों ही इक्वली डिस्टर्बिंग है, मगर क्लासिक माइग्रेन के साथ क्योंकि विजन के इश्यूज होते हैं तो इसलिए जो है ना वो आपके लिए ज्यादा डिसेबलिंग होता है बनिस्बत कॉमन माइग्रेन। ठीक हो गया। अब जिस तरह आप कॉमन हो जाए तो देन क्या करना चाहिए, और अगर जिस तरह आप क्लासिक का बता रहे हैं तो ट्रीटमेंट दोनों की सेम है, दोनों की सेम है ऑलमोस्ट, में उसमें कोई फर्क नहीं। एक्चुअली इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं। आगे फर्दर भी हमने, यानी कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिन खवातीन को जो मेंस्ट्रुएशन, उनको मेंस्ट्रुएटिंग हम हेडेक कहते हैं, कई जो होते हैं जिसमें जिस्म की एक तरफ कमजोर हो जाती है, कई पेशेंट्स की वीक हो जाती है, उसको हम हेमीप्लेजिक माइग्रेन कहते हैं। अच्छा, इनके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर वो बियॉन्ड द स्कोप है कि हम सबको डिस्कस करें, वो फर्दर कैटेगराइज क्लिनिशियन कर दे। मगर मेन समझने वाली बात ये है कि दो होते हैं, क्लासिक माइग्रेन और एक कॉमन माइग्रेन, और ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है मजीद भी आपसे इसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही हम बात कर लेते हैं महकमा औकाफ के हवाले से, उनकी क्या इस टाइम जो है कारकर्दगी है, दरबारों की हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम जो है मेन जो हम देख रहे हैं शाह शम्स दरबार के हवाले से जो काम भी हो रहा था, और अभी जो है क्या सिलसिला चल रहा है, इस हवाले से बताइएगा। इसमें मैं पहले तो एक इशू हाईलाइट करना चाहूँगा कि महकमा औकाफ की जो गफलत कहें या इसकी नाअहली कहें कि दरबार जो शीदी लाल है, मुल्तान का बड़ा एक कदीम दरबार है, और शीदी लाल जो बुज़ुर्ग थे, कहा जाता है कि मुल्तान के पहले बुज़ुर्ग हैं, तो उस पर दरबार पर 3 से 4 माह हो चुके हैं, लाइट जो है वो बिल्कुल नहीं है, लाइट गायब है, मीटर जो है वो कट चुका है उसका। जो ज़ायरीन पूरे पाकिस्तान से दूर दराज से आते हैं, उनको काफ़ी जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। बीइंग अ जर्नलिस्ट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इन चीज़ों को हाईलाइट करूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ जब ज़ायरीन की परेशानी सुनी तो वो कहते हैं कि रात के वक्त बिल्कुल अंधेरा होता है दरबार पर, हम सफ़र कर कर आते हैं दरबार पर, अक़ीदत रखने के लिए आते हैं। तो काफ़ी दफ़ा महकमा औकाफ को जो है जब उनकी मैनेजमेंट से बात की तो क्या औकाफ ने दरबार का जो ठेका होता है ना आगे थर्ड पार्टी को दिया होता है, लेकिन जब चंदा लेना होता है वो औकाफ आके ले जाता है। अब जो चंदा होता है बेसिकली वो दरबार की फलाह बहबूद पर ही खर्च होने के लिए मतलब इकट्ठा होता है। अब इतना हज़ारों की तादाद में चंदा भी इकट्ठा होता है। अब दरबार के कितना बिल होता है महीने का, 7, 8, 10 हज़ार औकाफ होता है। अब वो भी जो है मतलब कि वो औकाफ अदा नहीं करता, जिसकी वजह से वो मैपको ने उसका मीटर काट दिया है। अब वो काफ़ी जो सैलीन वहाँ पे आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैंने फिर ये स्टोरी कवर की, फिर मैंने औकाफ की मैनेजमेंट से बात की कि दरबार का जो है वो बहाल करें, जो यहाँ पे लाइट है ख़ास तौर पर, तो बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग ख़वातीन आती हैं दरबार पर, तो उन्होंने कहा इस पर नोटिस लेते हैं, और उन्होंने दोबारा जो है मैपको को सारे वाजिबात जो अदा कर दिए हैं। अब दोबारा मीटर की भी दरख्वास्त कर दी है, देखें अब कब तक लगता है। अब जब तक नहीं लगेगा तब तक मैं तो इशू को उठाता रहूँगा, जब तक मीटर लग जाएगा फिर मैं जो है इसके बाद स्टोरी। अच्छा, जाहिर सी बात है इतने सारे मसाइल हैं, और फिर जो हमने देखा महकमा औकाफ की तरफ से जो है, हम शाहरुख आलम पे भी देखा कि कितना सोलर सिस्टम का तमाम चीज़ें, अब अच्छा खासा वहाँ पे बजट का वो जो है सोलर प्लेट्स लगाई गई, लेकिन वो सोलर प्लेट्स जो लगाई गई वो भी इसी तरह समझ लें कि नकारा हो गई, उनका आपने उस तरीके से यूज ही नहीं किया। बिल्कुल मकसद ये था कि शमसी तवानाई जो है सूरज से हासिल करके दरबारों को लाइट दी जाएगी, ताकि जो भारी भरकम बिल है उनसे जान छुड़ाई जाएगी। लेकिन वो समझ नहीं आती कि 3 साल इतने करोड़ पे लगाए इस पर सोलर प्लेटें। अब देखें आप जाकर उसकी हालत, तो वहाँ मतलब कि नशियों की माजगा बनी हुई है, जानवर परिंदे हर तरह की गंदगी वहाँ पर है, और बारिश में भी प्लेटों का सत्यानाश हुआ हुआ है। अब कौन इसका जिम्मेदार है? डेफिनेटली औकाफ है, उसने क्योंकि अगर प्लेटें लगाई थी तो उसको ऑपरेशनल करना चाहिए था। पहले दिन से ही जो है प्लेटें जो है ऑपरेशनल ही नहीं हुई। तो जो आवाम इतना मतलब टैक्स भी पे करती है, इदारे जो है उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहिए। तो इस वजह से जो महकमा औकाफ है वो मैं समझता हूँ कि उनकी जो कारकर्दगी है खास तौर पर बिल्कुल जो है ना होने के बराबर है। उनकी कारकर्दगी के हवाले से हम जितने टाइम से मैं भी शो कर रही हूँ, मतलब हम लोगों ने यही देखा है, उसके हवाले से हमेशा से सवालिया निशान आता है। मतलब महकमा औकाफ की तरफ से जो बेहतरी लानी चाहिए थी, यहाँ की हमारी मुल्तान की बहुत सारी चीज़ें हैं, तारीखी मकामात हैं, उनको बेहतर करना चाहिए था, थोड़ा टूरिज्म के हवाले से भी। तो वो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो ताख़ीर का शिकार ही हुए हैं। और फिर जो हमारे यहाँ पे मज़ार हैं और जो दरबारें हैं उनको भी हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको खस्ता हालत में ही मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे देखिए, हेरिटेज है ना, आपकी एक पहचान है। आप दुनिया जो ट्रैवल करके आते हैं आपके मुल्क में, आपको देखते हैं कि यार आपका विरसा है, इसकी जो हिफाजत करनी चाहिए। आप अदर कंट्रीज में देख लें आप वो कैसे अपने। अच्छा, हम लाहौर के म्यूजियम की बात करते हैं। अच्छा, हम अगर मुल्तान की म्यूजियम की बात कर लें तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं नजर आता। कुछ चंद, मैंने उस दिन भी हमारा जो है वहाँ पे एक शूट था, मैं वहाँ पे गई, यार कि हमारा म्यूजियम जो है वो बड़े अरसे बाद कि हम अपने बच्चों को क्या म्यूजियम दें।
दिखाएं, मतलब उसमें अगर चंद एक तस्वीर के अलावा तो कुछ भी नहीं अब है। देखिए बच्चे जो हिस्ट्री में बुक्स में पढ़ते हैं कि वो कल अपने वालिदैन से कहेंगे हमें दिखाओ हमारे बाओजाद की क्या वो उनके मज़ारात या कब्रें या कोई भी ऐसी चीज़ है, लेकिन हमारे पास उनके लिए कुछ है नहीं अनफॉर्चुनेटली। ये मैं इसे ये कहूँगा कि हमारी ये बहुत बड़ी जो है नाअहली है कि हम अपनी जो कौमों के लिए जो है अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर नहीं जा रहे। अब ये बड़े बड़े दरबार हैं, उनकी अब हालत देखें, ईंटें गायब हो गई हैं ना, वहाँ अच्छा, पर कोई इतना हमारा डिसिप्लिन है। ये वहाँ अगर हम बात करें कि किला द्रावड़ की भी, वहाँ पे भी इतना उसको सेव करने के लिए जो है कुछ भी इस तरह के इकदाम नहीं किए गए। वो भी इसी तरीके से है कि शूजाबाद का किला देख लें, तोड़ वो भी फोड़ ऐसे ही का है। शिकार जो है वो उसको किया जा रहा है। अच्छा, फिर उसको इतना खूबसूरत है वो देखने में कि अगर अगर उसको सेव कर लें तो वो टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे रिलीज वगैरह वहाँ पर होती हैं तो लोग जाते हैं, तो स्पेशली वो किला द्रावड़ तो लाजमी जाते हैं। अभी इस दरबार पर भी फॉरेनर इतने लोग आए होते हैं और मैं जब भी उनसे मुलाकात होती है, क्योंकि मैं अटैच हूँ लोगों के साथ ना, तो वो कहते हैं कि यार आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप औकाफ के, आप उनको क्यों नहीं कहते। मैंने कहा यार मैं तो सिर्फ खबर दे सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी तो नहीं है, तो मैं इशूज़ हाईलाइट करता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद है कोई उस पर एक्शन नहीं होता। ये तो इदारों का काम है जो बैठे पीछे मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ वही चीज़ को देखें कि ये हमारा एक विरसा है, उसकी हिफाजत की जाए, हमारी कौमें जो हैं अपनी हमारी पहचान है ये। अब ये दरबार पर और भी इसके काफ़ी इशूज़ हैं, अब इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किए जा सकते कि इतने इशूज़ हैं। सफाई के मसाइल बिल्कुल वहाँ पर इतने नाकिस हैं कि आप देखें कि क्या हालत हुई है कि आप फैमिली के साथ जाएं तो आपको कुछ वही नज़र आएगा कि वहाँ पे इतनी गंदगी है और कोई साफ़ करने वाला नहीं है। जो ईंटें हैं दरबार की वो मतलब चोरी हो रही हैं, लोग निकाल रहे हैं दरबारों से, बिल्कुल मतलब कि खंडर बनते जा रहे हैं। लोगों का भी कोई हाल नहीं है वैसे, अल्लाह माफ़ी दे। मतलब लोगों के लिए भी थोड़ा सा था कि जहाँ पे थोड़ा सा दरबार के हवाले से भी काम हो रहा है तो लोग वहाँ पे भी नहीं छोड़ते। लेकिन ये लोग तो मस्जिद से जूते चोरी कर लेते हैं हम सही बात है। की ईंटें तो इस तरह की कुछ अपनी शहरियों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। शायद जाहिर सी बात है, मुआशरे का पूरा इस टाइम हमारा जिस तरह बिगाड़ का शिकार है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो बंदों को भी ठीक होना पड़ेगा। इंडिविजुअल तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार हम भी अपना कंट्रीब्यूट करें, अपनी जिम्मेदारी का जो है एहसास। ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम लोग देखते हैं पेशेंट्स को ना, स्पेशली एक तो होता है कि मेडिसिन का इस्तेमाल जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, माइग्रेन अगर एक बंदे को है ना तो वो दूसरे को भी सजेस्ट, अगर वो कहेगा कि मुझे इस तरह की कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या मुझे माइग्रेन का पेन है, तो वो जो पेशेंट ऑलरेडी उसका माइग्रेन का होगा वही रेकमेंड कर देगा कि यार ये मेडिसिन आप खा लो जो मैं खा रहा हूँ। तो क्या ये चीज़ ठीक है कि आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जो जाते हैं? इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हम भी रिकमेंड करते हैं कि क्लिनिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं, वो ले सकते हैं। ठीक है। जैसे पैनाडोल है, ये एक सेफ मेडिसिन है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। और जब आपको हो, अगर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंट अटैक्स नहीं है, आपको 6 महीने में, साल में, 3 महीने में अगर एक दफ़ा ऐसे होता है तो 2 टैबलेट आप पैनाडोल ले लें, कुछ देर रेस्ट करें, अगर आप इससे ठीक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। मगर जिन लोगों को फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं, हम ये कहते हैं कि जिनको हफ्ते में 2 से 3 अटैक अगर होते हैं सीवियर पेन के, तो उनको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। सही। और उनसे ऐसी मेडिसिन लिखवानी चाहिए कि अटैक हो ही ना, उसको हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन। अच्छा, उसमें अब ये बात समझने की है कि क्योंकि ये होता ज़्यादा ख़वातीन में है, हाँ। और जो शादीशुदा ख़वातीन है उनको जो प्रेगनेंसी की अमूमन हमारे जो माशरे में प्लानिंग नहीं की जाती, ठीक है, वो किसी टाइम भी हम कह सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और फिर वो अब उनमें जो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन हैं वो यूजुअली एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन यूज़ होती हैं, जो मुर्गी के मरीज यूज़ करते हैं, वही लो डोज में माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती। यानी कि आप कह सकते हैं कि 10% ऐसी दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी सेफ है और 90% ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। सही। तो इसके लिए बाकायदा हदायत की ज़रूरत होती है कि डॉक्टर को दिखाएं, वो बताएगा। अगर तो वो इमीडिएट प्लानिंग करें कि नहीं हमारा प्लान है कंसेप्शन का, हमें यानी कि अभी है चाहत कि हम वो, तो वो ऐसी मेडिसिन लिखेगा जो कि उसकी उस खातून की प्रेगनेंसी को अफेक्ट ना करे। अगर वो कहें कि नहीं, या अगर अनमैरिड है तो उसमें तो इशू नहीं है, डॉक्टर बता देगा। अगर कभी शादी होती है तो फौरन फिर मेडिसिन चेंज करवाएं। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मेडिसिन किसी उसको लिखी हो जो कि नॉन प्रेग्नेंट है और वो कोई ऐसी प्रेग्नेंट वो ले ले, हाँ। या उसको उस दौरान लेते हुए प्रेगनेंसी हो जाए, तो उसके जो हमल है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, साइड इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं, उसमें जो है ना प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मेरा डॉक्टर साहब से छोटा सा सवाल था। जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे ना सर की एक साइड में दर्द होता है, क्या ये मुझे माइग्रेन है?
हाँ, एक साल ठीक है, डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। हाँ जी, अमूमन अगर आपकी एक साइड पे आंख या आंख के पीछे दर्द होता है और उसकी धमक पड़ती है, और साथ में आपको अगर देखने में भी प्रॉब्लम होता है, आंख खोलने में भी, तो ये माइग्रेन ही है। कॉलर है हमारे साथ। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से हम एक तो कहते हैं ना कि माइग्रेन अगर खुद को है तो क्या इसे मौरूसी बीमारी कह सकते हैं, मतलब अगर आपके बच्चों में भी आगे ट्रांसफर हो सकती है? बिल्कुल, माइग्रेन यानी कि हम कह सकते हैं कि होती ही मौरूसी है। सही, कि अगर पेरेंट्स को है हाँ, तो फिर बच्चों में भी होगा। हाँ, उनके बच्चों को हो सकता है, बहन भाइयों में है तो किसी को हो सकता है। ठीक है। तो एक तरह की ये ज्यादा इसके मौरूसी है, जिसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकता है। कोई ऐसा जिसकी जीन्स के अंदर ये है और वो उस जगह पे यानी कि उसको अनफॉर्चुनेटली काम करना पड़ता है, यानी पे शोर है, धुआं है, रश है, तो उसको उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, सही। तो उसको इवन ऑक्यूपेशनल उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो उस जगह पे काम नहीं कर सकता जहाँ पे यानी कि शोर है या धुआं है या रश है या घुटन है। अच्छा, फिर ये होता है ना कि माइग्रेन अगर हो गया है तो जाहिर सी बात है इसका पता तो चलना नहीं कि किस टाइम भी आपके सर में दर्द हो सकता है, और आप उस तमाम आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं और आपका जो पूरा दिन है वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है। इस वाले से मजीद आपसे जानूंगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से आपसे पूछ रही थी कि किसी वक्त भी जो है इसका अटैक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है आपको? बिल्कुल, मतलब जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर जिसमें होते हैं उसमें हो जाएगा। उसमें इमोशंस भी हैं, स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, शोर भी है, लाइट्स भी हैं, घुटन है, किसी किस्म की बदबू या खुशबू है। तो इन तमाम चीजों में आपको जो है ना, अगर जिससे भी आपको जिससे जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जो मुहर्रिकात हैं, इनसे बचने की जरूरत है। उसमें हम ये कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। सही। अपना यानी कि तर्ज जिंदगी उसको इस तरह से अपनाएं कि आपको ये अटैक हो ही ना। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इससे जान नहीं छूट सकती। इनके जाहिर सी बात है, मतलब अगर इतना ये पेनफुल होता है, पेनफुल होता है और डिसेबलिंग होता है कि वो कहते हैं इसे डॉक्टर साहब कब जान छूटेगी, ये रोज की जो गोली खानी पड़ती है, अगर ये ना खाएं तो अटैक हो जाता है, तो कब जान छूटेगी? तो वो अच्छा, मतलब डेली आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है उसकी? हाँ, वो अगर जिनको फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं उनको प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन लेनी पड़ती है। अच्छा, जिनको हफ्ते में 2 से 3 अटैक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चले 3 महीने में 6 महीने में एक दफा हो गया तो कोई बात नहीं, बंदा उस टाइम रेस्ट कर लेता है, कुछ मेडिसिन ले लेता है। मगर जिनको इतने फ्रीक्वेंट अटैक्स हो रहे होते हैं उनको प्रोफाइलैक्सिस लेनी पड़ती है। और यूजुअली वो प्रोफाइलैक्सिस कई लोगों को 1, 2, 3 महीने से साल भी निकल जाता है, 6 महीने भी निकल जाते हैं। कई लोग जैसे ही वो बंद करते हैं उसको महीने 2 महीने बाद फिर शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो उनको फिर लो डोज में हम स्किप डोज भी रख लेते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, इनको मैं कहता हूँ अल्टरनेट नाइट्स ले लें, कईयों को 3 दिन के बाद एक ले लें, कईयों को 7 दिन के बाद एक टैबलेट ले लें। तो इस तरह करके एडजस्ट करते हैं। मगर लाइफस्टाइल अपना चेंज करना बड़ा जरूरी है। अगर आप कहें कि मैं जिस टाइम मर्जी दिल करे सोऊं, जिस टाइम मर्जी उठूं, 2 घंटे सो के मैं अपना काम कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे पेशेंट्स में उनको प्रॉपर एक टाइम पे स्लीप लेनी है, प्रॉपर एक टाइम पे खाना खाना है। सारे काम छोड़ के आपने खाना खाना, आप मील स्किप नहीं कर सकते। आपको पता है कि मैंने इस टाइम पे, क्योंकि भूख की वजह से भी तो सर में दर्द होता है ना। वो हाइपोग्लाइसीमिया इसका एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। जैसे आपके ब्लड में शुगर की मिकदार कम होगी और आपको इसका अटैक स्टार्ट हो जाएगा। सही। सर दर्द तो अमूमन होता है, हाँ, मतलब वैसे ही आपको भूख लगी नहीं हो तो आम लोगों को भी फील होता है। मगर जो माइग्रेन के पेशेंट है वही हेडेक कन्वर्ट हो जाएगा माइग्रेन अटैक में। ठीक हो गया। तो एक टाइम पे खाएं, और उन चीजों को अवॉइड करें। जैसे जंक फूड है, चीज है, खास तौर पे ये इसमें चीज बहुत ज्यादा नुकसानदेह माइग्रेन के पेशेंट्स में, यानी कि इसके ट्रिगर है वो करती है। ठीक है, प्रोसेस चीज जो होती है ये भी करती है, और भी कुछ फैक्टर जैसे। तो अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि आपको अटैक हो ही ना। अपनी स्लीप रेगुलर लें, खाना अपना टाइम पे खाएं, उस एनवायरनमेंट से दूर रहें जिससे आपको ये होता है। आपको पता है कि इस चीज से आपको ये अटैक हो जाता है, तो उससे दूर रहें। अच्छा, वैसे ही हम लोग जिस तरह देख रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग साइकोलॉजिकल जो है वो परेशान भी हैं, टेंशन भी है। तो इस दौरान जो है वो अपने आप को भी काम रखना। अच्छा, फिर अभी हम देख रहे हैं मोस्टली जो बीपी के पेशेंट्स हैं वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उनका इसका माइग्रेन की तरफ जो है, बीपी का माइग्रेन के साथ क्या ताल्लुक है, थोड़ा सा इस हवाले से देखिए, मैंने शुरू में भी बताया कि होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन का बहुत ज्यादा, यानी कि बेस ही माइग्रेन की यही है कि हमारी जो
मेनिंजेस हैं, जो दिमाग की झिल्ली होती है, उसके अंदर जो खून की शरेयानें हैं, हाँ, जैसे बीपी का अक्सर हम कहते हैं ना कि वो बीपी बहुत ज्यादा sensitive हाई हो होती जाए हैं। तो आपकी वेन्स भी फटने का जो है। हाँ जी, वो तो होता है, वो हेमरेज हो जाता है। तो हाँ, ऐसे वेन पेशेंट्स हेमरेज का। जिनमें ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, तो वो परसीव होता है और उसको फौरन जो वो नर्व्स होती हैं जो उन ब्लड वेसल्स के अंदर होती हैं, खून की शरेयानों के अंदर, सही। वो उससे हेडेक इनिशिएट होता है। ये उसका मैकेनिज्म ही यही है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना बड़ा ज़रूरी है आपका। और ये फैक्टर्स भी इसीलिए हैं कि चेंजेस इन सर्कुलेशन आते हैं, ठीक। इमोशन के साथ, स्ट्रेस के हाँ, साथ, एंजाइटी के साथ, आपके ब्लड सर्कुलेशन में ही चेंजेस आते हैं जिससे ये ट्रिगर होता है। सही। तो बेसिक फिनोमिना तो वही है कि आपकी जो शरेयानें हैं जो दिमाग के अंदर हैं, दिमाग की झिल्ली में, उनकी नर्व सप्लाई से वो ज़्यादा हसास होते हैं और वो उन चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक। तो वही ना, ये मतलब अच्छा, फिर हाँ, इन पेशेंट को भी ज्यादा मतलब केयर करनी पड़ती है अपनी, जाहिर है जी, इनको कि हाँ, हर तरीके से जो है अपने आप इनकी को जो है। इमोशनल स्टेबिलिटी, हाँ, इनका जो सही। है वो, उनको अपना टॉलरेंस लेवल और उस लिहाज से तो वो ज़्यादा है। ठीक हो हाइड्रेशन गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादा पानी पीने से, यानी कि हाइड्रेशन आपकी अच्छी हो तो उससे अटैक्स कम होते हैं। अच्छा, पानी ज़्यादा पीना वही चाहिए। ना, आपका मतलब लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा जितना मैटर आप, करता अच्छा है। फिर डाइट आपकी बहुत मैटर करती है। डाइट मैटर करती है, लाइफस्टाइल मैटर हाँ, करता है। बिल्कुल ठीक सही। है, मगर अगर आप ये कहें कि मैं, यानी कि आपकी नींद की रूटीन भी सही नहीं है, खाने की हाँ। भी सही नहीं है, आप कहें मैं स्मोक भी करूं और कैफीन भी बहुत ज़्यादा लूं, और फिर आप गिला करें कि जी मुझे दवाई से कब जान छूटेगी, फिर मुश्किल है। दवाई फिर दवाई मुश्किल है। अच्छा, दवाइयों को कहते हैं एक दफा आपके साथ अटैच हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल है दवाइयों का पीछे हटना। हाँ, मगर वो पीछे हट सकती हैं अगर हम अपने आप को खुद खुद जो अपनी है वो अपनी अपना फिटनेस का ख्याल रखें ख्याल तो रखें। फिर। हाँ, ये तो है। अच्छा, कोई भी बीमारी हो उसके लिए आपकी विल पावर और उसके साथ फिर आपकी फिटनेस जो है वो बड़ी बिल्कुल काउंट बिल्कुल, होती बहुत है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम ये भी जानेंगे आपसे नादिर, शाह शम्स दरबार के हवाले से मैंने पहले भी पूछा था, अभी किन मराहिलों से वो अभी गुजर रहा है, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मोहसिन जो साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे, उनकी जो खिदमात हैं वो ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ख़ासतौर पर मुल्तान के लिए जो उन्होंने काम किए हैं वो शायद ही कोई जो है हुकूमत कर सके। ख़ासतौर पर मुल्तान के हवाले से जब बात करते हैं दरबार शाह शम्स की अपग्रेडेशन के हवाले से, तो जब वो हाल ही में उनका दौरा मुल्तान में हुआ था आज से 6 माह पहले, तो ज़ायरीन की तरफ से शिकायत थी कि दरबार पर जो इंतज़ामात हैं काफ़ी नाकिस हैं, ना वज़ू खाना है, ना लंगर खाना, ना ही रिहाइश गया, क्योंकि जब उर्स होता है तो यहाँ पर 3 दिन के लिए जो पूरे ज़ायरीन आते हैं पूरे मुल्क से, उनकी जो रिहाइश का मसला होता है, फिर कॉलेजेस बंद करने पड़ते हैं, ट्रैफिक जो है काफ़ी ब्लॉक होती है, खासतौर पर स्कूल जो अलमदार कॉलेज है, वलैसन कॉलेज है, तो 3 दिन के लिए रिजर्व हो जाते हैं कि यहाँ पर वो जितने भी ज़ायरीन है वो स्टे करते हैं। तो उस हवाले से काफ़ी परेशानी थी, जो सिस्टम है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ज़ायरीन की तरफ से भी था कि हमें मुनासिब जगह दी जाए ताकि हमें दरबार से आने में ज़्यादा टाइम ना हो, वज़ू खाना, लंगर खाना, पानी का भी कोई इतना जो है नहीं था इंतज़ाम। तो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस पर नोटिस लिया और दरबार की जो रेनोवेशन के लिए 490 मिलियन फ़ंड जो है जारी किए, जिसमें से 388 मिलियन दरबार शाह शम्स की अपग्रेडेशन के लिए और 102 मिलियन जो है दरबार मूसा पाक के लिए जो है मुख्तस की है। तो उसमें दरबार के अंदरूनी बिजनेस पर काम भी शुरू हो गया, फिर जो है टीम भी तश्कील दी गई, कमिश्नर मुल्तान को भी हिदायत की जल्द से जल्द जो है प्रोजेक्ट को, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का जो है ये अपना मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट था कि इस पर जल्द से जल्द काम करवाया जाए। तो 3 माह के अंदर अंदर दरबार का 50 से 70% जो काम इस वक्त भी मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि मैं खुद भी औकाफ रिपोर्टर भी हूँ तो कवरेज करता हूँ, जाकर चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ। तो अब दरबार की अब जाके हालत देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अब इतना बड़ा उसका मतलब कि रिहाइश गाह और बरामदा बना दिया गया है, और दरबार की जो टूटी हुई साइड थी उनको भी वसी कर दिया, एक अलग से जो है लंगर खाना बनाया गया है, वज़ू खाना बनाए गए हैं, और मतलब कि शहरियों जितने भी ज़ायरीन आते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिहाइश का कोई इशू नहीं होगा, खासतौर पर जो जैसे सिंध से जो इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं ट्रैवल करके। तो इसके साथ साथ जो दरबार की फ़र्श है वो भी नया लगा दिया गया है, टाइलें लगाई गई हैं यहाँ पर, काफ़ी मतलब कि जो है काम इस पर किया गया है, और 70% का काम इख्तितामी मराहिल में ही है। जी बिल्कुल, इख्तितामी मराहिल में ठीक हो गया, थोड़े दिनों तक जो है। अच्छा, फिर जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात की रमज़ान के हवाले से, तो सस्ते रमज़ान भी लगाए जा रहे हैं। हाँ, तो नादिर, जो सस्ते रमज़ान बाज़ार जो लगाए जा रहे हैं उसमें हम इस लाजमी इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या होने जा रहा है, कितने रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं, तो इस वाले से डिटेल्स रहे हैं। लेकिन सस्ते बाज़ार, मैं ये कहूँगा काश सस्ते बाज़ार होते, क्योंकि अभी आप मुल्तान के जुम्मा बाज़ार, सस्ता बाज़ार को देख लें तो वहाँ पर
जो चीज़ें महंगाई, खासतौर पर खुद साख्ता जो महंगाई की लहर वो बरकरार वैसे ही है। हम अक्सर हाँ बात जी, करते हैं ना कि रमजान आता है ना तो लोगों के लिए होता है कि हम ना रमजान फुल बिल्कुल। कमाना है हमने। ऐसे ही है, इस रमजान हमारा में ये जो जो महीना आता है ना ये कमाने के लिए आता है, तो लोग इसमें खाने पीने की जो अशियां हैं, क्योंकि लोगों की जरूरियात इसी बिल्कुल रोजा रखना होता है, सहरी और अफ्तारी, तो लोग कोशिश होती है कि अच्छा जितनी चीजें आप महंगी कर सकते हैं बिल्कुल आप कर दें। वही ना कि देखें ये एक बाबरकत महीना है रमज़ान। इस हाँ। महीने में तो जो है ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा तबका है जो नादार है, जो मतलब भूख ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो भी मतलब कि उनको उम्मीद होती है कि इस रमज़ान में चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, हाँ। हम भी कुछ खा लेंगे। तो लेकिन अच्छा, फिर सस्ते बाजार जो लगाए जाते हैं उसमें मोस्टली जो है, उस दिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी आए हुए थे, हमने उनसे भी यही बात की कि जो सस्ते बाजार लगाए जाते हैं वहाँ क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। क्वालिटी और चेक एंड बैलेंस बिल्कुल हाँ, नहीं है। प्राइस के मतलब हवाले से भी बात कर लें, अभी जुम्मा बाजार हमारी एग्जाम्पल है, ईदगाह के पास लगता है, और मैंने वहाँ पे प्रोग्राम भी किया था एक, तो किसी भी जो दुकानदार या मतलब ठेले वाले बैठे होते हैं, किसी के पास जो है सब्जियों की जो है प्राइस लिस्ट ही नहीं है। जो सरकारी कीमत है उसमें जो रेट हैं वो मार्केट में कहीं ना वो रेट लिस्ट अवेजा करते हैं और ना ही उन रेट्स पर जो है ना शहरियों को मिलते हैं। तो सस्ता बाजार तो कहा जाता है, लेकिन जो अब ये बस वो नाम ड्यूटी का ही सस्ता नाम बाजार की है, है। अब ये ड्यूटी किसकी है? असले इंतजामिया की है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, उनको गाड़ियाँ तो दी जाती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन वो अपने दफातर से निकलना जो है मुनासिब नहीं समझते। अगर प्रॉपर जाके चेक एंड बैलेंस करें तो वहाँ जाके पता चले कि यहाँ पर जो मंडी में जो रेट है उससे भी ज़्यादा ये सस्ते बाजार के नाम पर फरोख्त कर रहे होते हैं। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पर, अब उनको जब आप ऑन कर रहे हैं, डेफिनेटली अब बाजार लग रहा है पूरे शहर में, तो इंतजामिया इनको अप्रूव करती है तो ये बाजार लगाते हैं ना, लेकिन वहाँ पर उनके अपने रेट्स हैं, खुद साख्ता महंगाई की जो है लहर बरकरार है, शहरी परेशान है। वो कहते हैं कि इंतजामिया जो है इनको जो है माफिया को खासतौर पर कंट्रोल करे, कि जो कीमतें अपने रेट पर बढ़ा के बेच रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट कुछ निकलता है सुबह मंडी का, लेकिन वो जब दुकान तक आते हैं तो वो 50-60 रुपए ऊपर वो होता है। ठीक है, मुनाफा भी कमाए अभी तो दुकानदार। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अभी हुकूमत जो है वो अब बन गई है ऑलमोस्ट, अभी जो है पॉलिसीज भी आएंगी, मजीद इसके ऊपर जो है वो काम भी होगा। शहबाज शरीफ साहब ने भी काफी रमजान के हवाले से पैकेजेस का काफी एक्टिव ऐलान किया है। हाँ जी जी तो बात ये है कि उस पर अमल दरामद कितना होता है ये अब हम देखेंगे। इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे सस्ते बाज़ारों की, रमज़ान में जो सस्ते बाज़ार लगाए जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ फिर जाहिर सी बात है महंगाई है बहुत ज़्यादा, लोगों के हवाले से परेशानियां भी बहुत ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है ये रमज़ान जो है, हम दुआ तो है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस पूरे माह रमज़ान में हम सब के लिए आसानियाँ करे। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अभी आवाम का क्या रद्द अमल है? क्योंकि पेट्रोल भी एकदम महंगा हुआ है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, महंगाई की स्थायी अवाम पहले इतनी जो परेशानियों को लेकर नाम, अभी तो गैस भी महंगा हर चीज महंगी कर दी गई है। लेकिन सब चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन जो मेन इशू है ना उसको हाईलाइट करने की ज्यादा जरूरत है। जो खुद साख्ता महंगाई है, हाँ। जो मतलब कि माफिया अपने मनमाने रेट पर जो चीजें फरोख्त कर रहे हैं, उसको किसने कंट्रोल करवाना है? ये इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि एक चीज इम्प्लीमेंट, आपको ड्यूटी है आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। एक चिकन वाला अगर चिकन सरकारी रेट पर नहीं बेच रहा तो इसमें आपकी नाअहली है। अब आवाम का क्या कसूर है? अब देखें, पेट्रोल महंगा हुआ, 7 रुपए महंगा हो गया, पहले आवाम इतनी परेशान है, डिप्रेशन में है, तो गैस भी महंगी हो रही है। अब एलपीजी एक मेन इशू है यहाँ पर, देख लें कि सरकारी रेट उसका 256 रुपए है, लेकिन आप चले जाएं 290 300 रुपए जो है वो रेट दिया जा रहा है। जब उनसे बात करते हैं वो कोई ना कोई बहाना बना देती हैं, जी पीछे से जी कोई इशू आ गया है, कोई जी बारिशों की वजह से जो है गैस नहीं आ रही। तो मतलब कि ये बहाना बनाकर अवाम जो है बीच में पिसती अवाम वही गरीब ही है। वो उनकी यही है कि हमने शुरू से ही जो है ये पैसे हम नहीं देने हैं, टैक्स भी देने, और हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, और इसी उम्मीद पर वोट भी देती है अवाम, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वो कहते हैं ना, हर बार जो है वो हम लोग इसी उसमें होते हैं कि इंतजार में कि अब जो नई हुकूमत बनेगी, क्या आया ये हमारे लिए उस तरीके से आसानियां बांट सकेगी, क्या हमारे लिए कोई रिलीफ होगा, जो हमने वोट दिया उसका सही हक अदा होगा भी या नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, आम आदमी का मसला वो रोटी पानी है। हाँ। और उसको ये नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो कह रही है मुझे जो मैं अब एक बंदे की 30,000 सैलरी है, एक एवरेज बंदे ले लूं, उसने कैसे मैनेज करना है अपने किचन को मैनेज करना है। अभी से क्योंकि सर्दियों में इतने बिल आए हैं, अभी तो गर्मियां स्टार्ट हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो जैसे ही गर्मी आएगी तो आपके बिल भी जो हैं वो भी आपके चेंज हो जाएंगे। आपके बिल जो हैं वो 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये तो आपका बिल आता है, जिसमें आपने जितना भी आप कहते हैं ना थोड़ा कंजूसी करके आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आप खुद को स्ट्रिक्ट करें और बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं उतनी बिजली, जो अब जाहिर सी बात है जो बिजली में तो इस्तेमाल होनी है, सबने इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसका जाहिर सी बात है यूनिट अब इतना 58 रुपीज़ है और 58 रुपीज़ कुछ पैसे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं
कि फिर आगे क्या होगा। तो लोग बिलों से ही बाहर नहीं, जिसकी तनख्वाह सिर्फ 15 से 20 हज़ार हो या 10 हज़ार हो, 30 हज़ार हो, तो वो तो इन बिलों से ही बाहर नहीं निकल सकेगा, तो वो खाएगा पिएगा क्या। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये तो सोचना चाहिए, खासतौर पर जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, हाँ। जिनकी इक़्तिदार मिला है, पंजाब गवर्नमेंट है, वो खासतौर पर रिलीफ दे। हमारी वज़ीर आला बनी है मरीम नवाज, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अब एक्सपेक्टेशंस ना उनके साथ जोड़ ली हैं। और ये है कि आप देखें वो क्या करती हैं, क्या उन पे पूरी उतरती हैं जो उम्मीदें उनसे लगाई गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। उन पर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से वो रिलीफ देती हैं। हाँ। एक्टिव तो नजर आ रही हैं, उम्मीद तो है वैसे कुछ करेंगी। जाहिर सी बात है, नून लीग ने तो अब इस हवाले से बात करें तो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस तो उन्होंने देनी देनी है। अब तो लोग, जाहिर सी बात है, जितना लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हाँ। परफॉर्मेंस के अलावा, क्योंकि अवाम ने अब इनको वोट इलेक्ट किया। मरीम नवाज साहिबा पहली दफ़ा जो है खातून वज़ीर पंजाब बनी है, तो वो खुद भी चीज़ को देख रही हैं कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि खासतौर पर जो तबका है गरीब तक को उसको रिलीफ दूँ। वही ना कि जितने हुक्मरान अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, अवाम के बारे में सोचेंगे, तो फिर आगे चीज़ें भी तो हमारी उसी तरीके से बेहतर होंगी। अच्छा जी, इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जिस तरह से माइग्रेन जिनको होता है उन पेशेंट्स को क्या एहतियात करनी चाहिए, थोड़ा सा मैसेज भी दीजिएगा। और कोई घर में जो है, अगर इस तरह कोई आप कहें कि कोई मौसर इलाज हो जाए, अगर फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो उस हवाले से भी बताइएगा। उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो है ना अपना लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करें। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको चाहिए कि वो वक्त पर सोएं, ठीक है, अपनी स्लीप पूरी करें 7-8 घंटे की। और ऐसी जगहों से, जैसे आजकल जैसे हमारे बच्चे हैं, उनमें भी हम देखते हैं आईटी के हवाले से बहुत काम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका सोना बड़ा कम होता है, डिस्टर्ब नींद रहती है। उनको क्या करना चाहिए? अपने लाइफस्टाइल जो है चेंज करें अपने आप को, हाँ, यानी कि अपने आप को ये अपना टाइम रखें कि मैंने इस हाँ, टाइम पे क्योंकि सोना है। जॉब्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लोग इस वजह से भी परेशान रहते हैं कि चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका ये है कि अगर आप नहीं इन चीज़ों की केयर करेंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अपनी स्लीप के बारे में, अपनी डाइट के बारे में, और टाइमली मील हो, आपका जो वक्त है खाने का उस पर आप खाना खाएं। किस तरह की आप समझते हैं अगर हो तो ग़िज़ाएं खानी चाहिए जो थोड़ा सा इस हवाले से भी हो ना, क्योंकि डाइट का भी हेल्दी डाइट जो है, इलाके की ग़िज़ा है, यानी कि जैसे गंदम है, सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है। जो जंक फूड है, स्पेशली जिनमें चीज इस्तेमाल होता है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, बस चीज से ही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ और भी है मगर वो अमूमन यहाँ पे हमारे यूज नहीं होते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई और फूड नहीं है। जो चीज है इसका इस्तेमाल खासतौर पे जो फास्ट फूड है उसमें ज्यादा हो गया। वो भी अब रिसेंटली कुछ सालों से ज्यादा, पहले ये भी हमारी इवन खुराक में शामिल नहीं था, मगर अब ये शामिल होता जा रहा है। अब तो शामिल हो गया ना, अब तो हम बगैर चीज के चलते नहीं है। हाँ, तो वो आपका जंक फूड जो है ना, वो बगैर चीज के अधूरा अधूरा लगता है। अनफॉर्चुनेटली अब यानी कि एक हैबिट बनती जा रही है कि रात को जो है पास्ता भी और पिज़्ज़ा भी और ये खा के सोना है। तो बच्चों की भी जिद होती है, मगर हम इस अपनी ख्वाहिश को हमें चाहिए कि हम कंट्रोल करें। ठीक है, हफ्ते में या महीने में एक आध दफा ऐसा हो, मगर इसको डेली की रूटीन ना बनाएं, कोशिश करें। अच्छा, कितनी देर तक ये डॉक्टर साहब रहता है? मतलब कई दिन रहता है या बस कुछ घंटे के लिए जो है? नहीं, माइग्रेन का अगर अटैक शुरू हो जाए और हम उसकी मेडिसिन ना लें, अच्छा, तो ये अमूमन 4 घंटे से 72 घंटे तक इसका दुरानिया रह सकता है। अच्छा, वो तो फिर ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये जिन लोगों को सीवियर होता है तो इवन ये 3 डेज 4 डेज तक ये कंटिन्यू रहता है। सही। तो आजकल जो है ना, तो उसमें ज्यादा रेस्ट ही करना चाहिए। हाँ जी, अब घरेलू जो तौर पे हम जिसको कहते हैं टोटके कर सकते हैं या कर सकते हैं, उसमें यह है कि आप ऐसे डार्क रूम में चले जाएं, लाइट्स ऑफ कर दें, लेट जाएं, आंखें बंद कर लें। आप आइस पैक्स यूज कर सकते हैं माथे पे लगाने के लिए। उसके अलावा आप बाथ ले सकते हैं, नीम गर्म पानी से नहा के आप लेट जाएं, और जो है ना कमरे का टेम्परेचर ठीक हो, शोर ना हो, लाइट्स ऑफ हो, तो ये यानी कि इसमें हेल्प करता है कि आपको जो है ना रिलीफ मिल जाए। फिर घर में जैसे अवेलेबल जो मेडिसिन है, जो ओवर द काउंटर OTC मेडिसिन जिनको हम कहते हैं, जो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के अवेलेबल होती हैं, पेनाडोल, ब्रूफन या डिस्प्रिन, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ले सकते हैं। और इससे अगर आपका सेटल नहीं होता तो फिर कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन है जो कि फिर डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वो आजकल हैं। वो उस अटैक में लें तो वो फौरी तौर पे हमारी जो शरीयान, जिसकी सर्कुलेशन की वजह से जो पेन ज्यादा हो रहा होता है, उनको वो तंग कर देती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाती है और अटैक फौरी तौर पे सबसाइड हो जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज यही है कि जो है अपनी खुराक का, अपनी सेहत का, अपने आराम का ख्याल रखें, उस तरीके से काम करें कि अपनी बॉडी को भी रेस्ट दें, और अपने जो है ना मामूलात जो हैं उनको डिसिप्लिन करें, उनको एक निज़ाम के तहत उसके साथ करें, तो इस तरह और सेहतमंद रहें।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। नादिर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और उसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज तो जो हमारे गेस्ट हैं ना, दोनों माशाल्लाह से लॉयर हैं। और इसके साथ ही जो हमारे पहले गेस्ट हैं, मैं उनका नाम बता देती हूँ। अकील यूसुफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में। और उसके साथ जो है फ़रक तैमूर है हमारे साथ। अच्छा जी, आज हम जो है एक तो कंज्यूमर राइट्स पे बात करेंगे कि हम जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनके क्या उसके हवाले से, और साथ साथ कंज्यूमर की आगाही के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ ही जो है हम बात करेंगे इस टाइम सर से, अकील साहब से, कि इस टाइम जो अशिया को, जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके हवाले से जो है क्या ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया है, उस हवाले से बात करेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी कमेटियां बनाई गई हैं, उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर, इस टाइम जो अशिया को कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, उस हवाले से बताइएगा। जी जी, अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने जनाब द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस 2023 जारी किया है, जिसमें उन्होंने एक मुअस्सर तरीके से जो एक खुद साख्ता कीमतें बढ़ाई जाती हैं उनकी रोकथाम के लिए जो है ना एक तरीक़ेकार बताया है। उसके लिए एक स्पेशल जो है ना वो अपना पावर्स जो है ना वो तकसीम की गई हैं। और उसके बाद जो उस पे अमल दरामद के लिए एक पेनल्टीज़ का जो है ना वो अपना एक इसमें तरीक़ाकार बताया गया है। और उसके बाद अपना एक स्पेशल मजिस्ट्रेट्स को पावर्स दी गई हैं कि वो कैसे इस जो खुद साख्ता कीमतें लोग बढ़ा देते हैं उन पे उनको कैसे पनिशमेंट दी जाए। तो उसके लिए एक अपना एक स्पेशल काउंसिल भी एक बनाई गई है। और उस जो स्पेशल को हेड करता है उसमें जो है ना वो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ और उसके बाद मिनिस्टर फॉर फूड, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, वो उसके मेंबर्स हैं। और उसके बाद उनके साथ सेक्रेटरी फूड भी हैं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी हैं और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जो उसके इन अपना इस काउंसिल को जो है ना वो मैनेज करते हैं। और उसके बाद जो है ना वो आगे जो है ना इसकी पावर्स को जो है ना ज़िले की लेवल पे जो है इसको वो अपना जो है ना वो पावर्स को अपना कन्फर करते हैं। तो इसके लिए यही अपना एक ऑर्डिनेंस स्पेशल लाया गया है। और अब इस वक्त हमारे जो सोसाइटी में जो है ना वो जैसे एक महंगाई का तूफान आया हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो एशिया खुर्दनोश हैं, जो रोज़मर्रा में आम लोग जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं घर में जो है ना अपनी चीज़ों को, तो उनको कंट्रोल करना जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ना इस ऑर्डिनेंस को जारी किया है। तो जी जी। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह आप क्या समझते हैं कि जो सूबाई सतह पर जो है हम बात करें, तो इसकी जो कमेटी बनाई गई है, जो काउंसिल बनाई गई है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, हाँ, उसमें सबसे पहले तो जो मैंने पहले आपको बताया है कि एक काउंसिल है, फिर काउंसिल आगे जो है ना ज़िले की बुनियाद पर वो डिप्टी कमिश्नर को जो है ना ये पावर्स देती हैं। वो अपने डिप्टी कमिश्नर साहब फिर आप आगे इसकी कमेटीज़ बनाते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है, और वो जाके जो है ना वो अपना उनको एक अख्तियार होता है कि जहाँ पे जनाब वाले जो एक प्रोडक्शन हो रही है या अपना चीज़ें बन रही हैं उसको अपना जाके उसकी कीमत के बारे में मालूमात लेती हैं। अगर वो अपना जो एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना एक कीमत का तयन किया है तो उससे ऊपर वो अगर उन्होंने वो उसकी सेल परचेज़ कर रही हैं तो उस पर उनको पनिशमेंट देती हैं, अपना चालान करती हैं। उस बारे में अपना ज़िले पे एक डिप्टी कमिश्नर जो है ना वो उसको हेड करता है और उसके आगे जो है ना वो कमेटीज़ जो है ना वो उसको रिपोर्ट करती हैं अमल दरामद के लिए। ठीक है, हाँ जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके साथ मजीद भी आपसे जानते हैं, फ़ारूक साहब से जानेंगे, कंज्यूमर के राइट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या हकूक़ हैं और क्या लॉ हैं इसके हवाले से? देखिए, ये पंजाब में जो एक लॉ बना है द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005, इसमें जो कंज्यूमर को हकूक़ दिए गए हैं वो मतलब ये है कि कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा किसी भी शॉप से या किसी भी मॉल से या कहीं से भी, अगर वो उसकी नाक़िस निकल आती है तो वो उसके पास जाएगा, भाई आप ये प्रोडक्ट मैं ख़रीद के गया था, आप ये प्रोडक्ट नाक़िस है,
लिहाजा मुझे तब्दील कर दें या ये रिटर्न करके मुझे पैसे वापस दे दें। क्योंकि ये बहुत कम होता है कि वो जो दुकानदार हो या कोई जहाँ से भी ली हो कि वो चीज़ आपको वापस कर दे या चेंज करके दे, बहुत कम ऐसा होता है। इसलिए क्योंकि अब आवाम में अवेयरनेस है नहीं इस बार इससे रिलेटेड के कंज्यूमर के भी कुछ राइट्स हैं। वो जैसे जाते हैं बातें होती हैं, वो नहीं जी हमने तो आपको ठीक दी थी, ये तो आपने ऐसे ख़राब हो गई वैसे ख़राब हो गई, इसमें हमारी आप कोई गलती नहीं है, ये आप वापस नहीं होगी, वो बेचारे फिर वापस चले जाते हैं। इसी तरह अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इन चीज़ की फुल प्रोटेक्शन दी गई है। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक सर्विस होती है और एक मतलब कोई चीज़ सेल करना होती है। सर्विस में जैसे डॉक्टर्स हो गए, उसके अलावा जैसे आप हम हाउस कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, हम मिस्त्री हायर करते हैं, हम प्रोडक्ट उनको लेके देते हैं लेकिन वो हमें बना के दे देते हैं, मतलब वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। उसके भी लिए भी वो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्ट करता है। अगर वो आपकी वो कोई चीज़ सर्विस आपको नाकिस देते हैं तो उसके खिलाफ भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत एक्ट के तहत आप उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। तो इसी तरह इसके लिए इस एक्ट के तहत स्पेशल अदालत बनाई गई है कंज्यूमर कोर्ट, जिसमें सारे ये केसेस दायर किए जाते हैं। वो प्रॉपरली एक तरीकाकार होता है इसका केस दायर करने का। तो इसलिए इसके लिए पहली बेहतरी ये है कि आपने जो भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदनी है उसकी आप रसीद लाजमी लेंगे, उस पर आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए रसीद पे, और जो प्रोडक्ट आपने खरीदी है उसकी डिस्क्रिप्शन सारी और उसकी कीमत वगैरह जो भी है वो आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, वो होगी तो आप आगे उसको फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे। और अगर ये चीज़ें ना हो फिर बंदा क्या करे? देखिए ना, फिर तो वो आपको साबित करना मुश्किल हो जाएगा ना फिर कोर्ट में कि ये आया कि अगर आपने खरीद लिया है आपके पास उसकी रसीद नहीं है। और समटाइम होता है ना, हम फॉरेन उसमें जिस तरह कोई चीज़ परचेज की है तो हम रसीद वगैरह जो है नहीं लेते हैं या फिर हम फेंक देते होते हैं। मतलब मोस्टली यही होता है कि आपने चीज़ें परचेज की। ये हमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की ना, हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है। समटाइम्स होता है कि आपने जैसे ही जहाँ से चीज जैसे ही ली है ना वहीं पे उसी की शॉप के ऊपर बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसके लिए ना आपको ये चीजें संभाल के रखनी चाहिए। अब हमारे अपने फैमिली में 2-3 ऐसे इशू बने हैं कुछ, जिस पर हमारे पास रसीद थी, वो हमारे पहले मतलब लीगल नोटिस पे ही हमारा जो है ना वो काम हो गया। सही, आगे हमें प्रोसीड नहीं करना पड़ गया। मतलब ये चीजें लाजमी रसीदात अपने पास रखें, ये लाजमी उनसे। पहले तो एक ऐसी कबर्ड बनाए जहाँ पर जो है आपने सारी तमाम चीजें जो है ना वो अपनी रसीदें जो है वो आप इकट्ठे करते जाए। नहीं अच्छा, मोस्टली होता है जो हम ऑनलाइन जो चीजें हम परचेज करते हैं, मोस्टली ऐसे उन चीज़ों का आपके साथ जो है हम देखते हैं कि फ्रॉड ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, फिर कोई चीज़ अच्छी ना निकलना, क्वालिटी के हिसाब से वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो ना होना, समय ये चीज़ें हमारी ऑनलाइन जो है चीज़ें हमें ज़्यादा इसमें हमें मुश्किलात होती हैं। देखिए इसमें ना ऑनलाइन जो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो फेक, और जो उन्होंने अकाउंट बनाए होते हैं फेसबुक पे या दूसरे चीज़ें जगहों पे जहाँ पे हम देखते हैं ना ये। अच्छा, फिर वो पेज आपके जब आप उनसे कंप्लेंट करते हैं तो वो पेजेस आपके जो है वो फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े वो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ से ना। वो प्रोडक्ट अपनी बेच के वो पेज डिलीट कर गए या पेज छोड़ गए, जैसे भी है ना, उसके लिए थोड़े बड़े मसाइल होते हैं। उसके लिए फिर साइबर क्राइम का भी वो थोड़ा इशू आ जाता है। तो जैसे आप ये जैसे रजिस्टर्ड ऑनलाइन ऐप्स हैं, जैसे दराज हो गई, ये तो अपनी कहीं नहीं जाती ना, इनके खिलाफ केसेस भी बाकायदा दायर हुए हैं कंज्यूमर कोर्ट में। अच्छा, ये भी अभी चीज़ें आ रही हैं, जाहिर सी बात है अब थोड़ी अवेयरनेस इस हवाले से, वरना लोग तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बने हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी जितना लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर भी देखें तो जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, अगर दुकान पे कोई चीज़ परचेज़ करने गए हैं थोड़ा एक्सपायरी डेट की, तो मोस्टली होता है दुकानदार जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये भी होता है कि आपको कोई इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं आइडिया होता, तो मोस्टली लोग तो इस चीज़ को चुप करके साइड पे हो जाते हैं, मतलब इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करते। यही देखो ना, मैं यही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अवेयरनेस जो है ना आम बंदे तक ये पहुँचनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो अवेयरनेस है वो आम बंदे तक पहुँचनी चाहिए, ताकि अगर वो चीज़ कोई खरीदने जाए उसे पता हो कि मेरे क्या राइट्स हैं। अगर मैं ये चीज़ ले रहा हूँ उससे, अगर ये मैं नाकिस निकला उसके पास वापस गया हूँ मैं, अगर वो मुझे जैसा इस तरह बिहेव कर रहा है तो उसके साथ लड़ाई झगड़ने की जरूरत, उसको पता होगा मुझे इसके साथ लड़ाई नहीं करनी। मैंने सिंपली जाना है, इसको एक लीगल नोटिस भेजना है। 15 दिन का वो पहले प्रोसेस होता है कि पहले इसको लीगल नोटिस दें, उसके बाद केस दायर करें। उसको पहले चुप करके आगे नोटिस दें, नोटिस के बाद चुप करके केस दायर करें, अपना केस प्रूव करें, आपके हक में फैसला आएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बजाय लड़ाई झगड़ा करने के। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं इसके साथ साथ जो है
अभी जब हम बात करते हैं कि जो एक खुद साख्ता महंगाई कर दी जाती है, जैसे अभी रमज़ान भी आ रहा है तो उसमें भी हमारे देखते हैं कि जो जितनी भी अशियाँ हैं उनकी प्राइस को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि हम लोग कहते हैं कि जो कमेटियाँ बनी हुई होती हैं ऑलरेडी वो भी बेचारी कहीं ना कहीं बेबस नज़र आ रही होती हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या कानून है, इस हवाले से भी बताइएगा, क्या जुर्माना हो सकता है? जी जी जी, उसमें ऐसे है कि अपना वो पेनल्टीज का सेक्शन 10 जो है ना उस ऑर्डिनेंस में दिया गया है, उसमें एटलीस्ट अपना 1 लाख रुपए जुर्माना और 3 इयर्स की सजा है। ठीक है, ठीक है ना। अगर उस पर अपना ये कमेटी सख्ती के साथ अमल दरामद कराएंगी तो इंशाल्लाह ये मामला कंट्रोल हो सकते हैं। वो बात वही आ जाती है ना हाँ कि सख्ती भी तो यहाँ पर जो है वो उस तरीके से नहीं होती ना। हाँ नहीं, नो डाउट वो उसमें एक ये फैक्टर है कि जिस तरह सख्ती करनी चाहिए वो नहीं है हमारे मुल्क में, लेकिन मुल्क में बेहतरी लाने के लिए जो है ना ये अमली इक़दाम उठाने पड़ेंगे। देन जो है ना ये फिर हमारे अपना मुल्क में जो है ना कीमतों पे कंट्रोल भी किया जा सके। फॉरेन में देखें ना जी, अपने बाहर मुल्कों में तो उस पर सबसे ज़्यादा जो है ना जो अपने जितने भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए उन्होंने बड़ा हाई लेवल की जो है ना वो अपना पनिशमेंट रखी हुई हैं, जुर्माने रखे हुए हैं। तो उस जुर्मानों के खौफ से जो है ना लोग कानून पे अमल दरामद करते हैं। अगर ये हमारे मुल्क में इस पे सख्ती से अमलदारी हो जाएगी तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, कानून, जाहिर सी बात है जो कानून बनाने वाले हैं वो खुद ही इस चीज़ पे अमल दरामद नहीं कर पा रहे होते, तो फिर क्या इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए? या आप कानून बनाने वाले तो एक नेक नीति के साथ कानून बनाते हैं कि इस पे जो है ना अमल दरामद हो और अपना सोसाइटी में जो है ना एक अच्छा माहौल बने। तो कानून बनाने वालों की नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता। कानून को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है? हाँ, कानून को बेहतर करने के लिए उस पर अमल दरामद को जो है ना इम्प्लीमेंटेशन को जो है ना वो कैसे करना है उसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अच्छा, इंसाफ के हवाले से तो हम अक्सर बात करते हैं, आप तो माशाल्लाह दोनों जो है लॉयर भी हैं, तो जाहिर सी बात है आपका अपना काम जो है, आप मोस्टली वैसे कौन से केसेस को ज़्यादा डील कर रहे होते हैं? हाँ, वो वैसे मेरी तो प्रैक्टिस कॉमन प्रैक्टिस है, मैं फौजदारी भी करता हूँ, सिविल केसेस भी हैं और रेट पटिशन पे भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे भी जो है ना मैं काम करता हूँ जी। तो ये एक जर्नल जो है ना अपना वैसे पिछले दिनों एक डीसी साहब हमारे हाई कोर्ट में पेश हुए थे इसी प्राइस कंट्रोल एक्ट के बारे में, वहाँ पे बड़ी तफसीली बात हो रही थी। तो जज साहब ने बड़ी दिलचस्पी के साथ डीसी साहब से पूछा, लेकिन जिस कि कानून तो बन गया है लेकिन इस पे अमलदारी कैसे आ जाए। तो फिर उन्होंने वो सारे जो है ना वो नकायस भी बताया उन्होंने तफसील के साथ, ठीक है ना जी। और उस पे एक माफिया है, ठीक है ना, उस माफिया को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है ना जी। तो उस पे बड़ी तफसीली उन्होंने जज साहब को एक ब्रीफ दिया कि हम जो है ना अपना इस माशरे में जो एक अपना खुद साख्ता कीमतें हैं उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मुअस्सर मैकेनिज़्म जो है ना जी वो ज़रूरी है। वो जब तक वो मुअस्सर मैकेनिज़्म को अपना लोग फॉलो नहीं करेंगे तो इस चीज़ पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अरे वही है ना, फिर चीज़ें आगे फिर ज़्यादा हम मुश्किलात में जाते जाएंगे। अभी तो जिस तरह महंगाई का भी एक और तूफान भी आना है, हाँ जी, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर तो सारे ही हैं। हाँ जी। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है हम बात कर रहे थे एक तो कंज्यूमर के राइट्स पे, और साथ ही हम इस पे भी जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिस पर जो है कानून लागू होता है। इस हवाले से इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जान रहे थे कंज्यूमर के हवाले से कि कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कानून लागू होता है और उनको जुर्माना हो सकता है, सज़ा हो सकती है। देखिए, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2 हिस्सों में अब हमें बताता है, एक कंज्यूमर और एक क्लाइंट। कंज्यूमर में आ जाए जो चीज़ हम परचेज़ करेंगे, किसी भी चीज़ की जो भी प्रोडक्ट हम कोई परचेज़ करेंगे वो कंज्यूमर में आ जाएंगे। अब क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स में कौन आ जाएंगे, जो सर्विस लेंगे, किसी भी डॉक्टर की सर्विस हो गई या कोई एक्सपर्ट की सर्विस हो गई या किसी मैकेनिक की, किसी मिस्त्री की, किसी किस्म की जो सर्विस लेंगे वो उसमें आ जाएंगे क्लाइंट में। अब जो प्रोडक्ट हम खरीदेंगे किसी भी शॉप से या किसी भी जगह से,
बाज़ आपने देखा होगा शॉप्स के ऊपर लिखा भी होता है कि ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसकी गारंटी या तब्दीली नहीं होगी। लोग भी ये समझ जाते हैं कि वाकई ये उन्होंने दुकानदार ने तो पहले लिख दिया था, अब ये खराब हो गई, अब तो दुकानदार ने तो पहले लिख दिया। दुकान के पास जाएंगे, दुकानदार के पास वही ये देखेंगे पीछे लिखा हुआ है, हमने लिख रखा है कि इसकी प्रोडक्ट की वापसी या तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, अब वो बेचारा कहते हैं हाँ उसने पहले लिख दिया था, अब वो बेचारा चुप करके वापस चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो कहता है कि जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो सेल कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर है उसका। ठीक है, ठीक हो गया, उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट कैसी दे रहा है। अब और फिर उसने क्यों लिख के लगाया कि जी इस प्रोडक्ट की तब्दीली यही चीज है ना। लेकिन अब वो चीज दे रहा है, अब इम्पोर्टेंट चीज है वो दे रहा है, वो खराब निकल आई है। अब वो वापस आ गया बंदा, जी ये आपने दी है, मैं कल ले गया हूँ आपसे, आज ये खराब हो गई है। जी ये हमने तो पीछे लिख रखा है, जी इम्पोर्टेंट है, हमें इसमें ये तो पीछे से बन के आती है, इसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है ना, इसकी ये भी जिम्मेदारी उस जो सेल कर रहा है उसकी है कि वो प्रोडक्ट कैसी है, सही है गलत है, ये उसके ऊपर है। तो जो भी प्रोडक्ट होगी, जो भी प्रोडक्ट वहाँ किसी से भी खरीदेंगे, वो नाकिस निकल आती है, वो ठीक नहीं होती, वो टाइम जो होता है उसके अंदर ही खराब, टाइम ड्यूरेशन जो होता है उसके अंदर खराब हो गई है, वो वापस नहीं कर रहा, उसके खिलाफ आप केस जो है वो दायर कर सकते हैं। बाकी दूसरी सर्विसेज हो गई, डॉक्टर के पास आप जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनसे आप सर्विस लेते हैं। आप वो जैसे कि ट्रीटमेंट सही नहीं करते डॉक्टर, अब बाद आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, उनसे फीस वो दे दीजिए, मेडिसिन आप फलानी जगह से ले लीजिएगा, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होता, उल्टा बाज़ का ज़्यादा वो बीमार हो जाते हैं, बाज़ का डेथ भी हो जाती हैं इन मामला में ऑपरेशन के दौरान इधर उधर। तो ये सारे जो सर्विसेज के हवाले से हैं ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आते हैं। अच्छा, मतलब अगर इलाज के हवाले से भी आपको मसाइल हैं। अच्छा, एजुकेशन से भी जिस तरह रिलेटेड हैं या ये उसमें ऐड होता है या नहीं? एजुकेशन वो हट के है। ठीक है, जो सर्विसेज हम ले रहे हैं वो एजुकेशन, क्योंकि वो तालीम के रिलेटेड होता है, वो उनके लिए अलग उन्होंने ना कानून वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है ना। ये जो है हमारे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ये हमारी सर्विसेज से हो गए, ये हमारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हो गए, ये इन चीज से रिलेटेड है। इन चीज से जो भी रिलेटेड, जो भी इफेक्टिव होगा वो केस उनके खिलाफ दायर कर सकते हैं। अब तक कोई आपने कोई मुश्किल केस इस तरह का? देखिए इसमें ऐसा जो आपको भी मुश्किल हुई हो? मैं वही बता रहा हूँ, इसमें ना बहुत कम जो है ना अवेयरनेस है इस बारे में, लोग बहुत कम आते हैं। जैसे अब हमारे इर्द गिर्द देख लें, कोई हमारे हमसाए हो गए या कोई दोस्त हो गए, वो डिस्कस कर लेते हैं, यार ये मैंने प्रोडक्ट ली थी यार, ये ऐसे इशू है, हम उन्हें कहते हैं जी नहीं आप इसके प्रॉपर इसमें केस चलाएं इस पर। और एक दो हुए हैं हमारे साथ ऐसे, लीगल नोटिस तक मामला तय हो गए हैं, मतलब आगे हमें केस दायर करने तक नौबत नहीं है। लेकिन केस दायर होते हैं बाकायदा, वो केस के फैसले भी होते हैं और उनको जुर्माने भी होते हैं, भारी जुर्माने होते हैं। जो प्रोडक्ट भारी जुर्मानों के बाद भी बाहर निकल आते हैं, ये एक वो है ना कि कहीं ना कहीं से उसको जो है रिलीफ मिल जाता है। नहीं, रिलीफ नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। अगर वो साबित करें आप केस अपना केस देखें। अब मैं शुरू में जैसे बात की रसीद की, रसीद आपके पास हो, प्रोडक्ट आपके पास हो, ठीक है ना, आप वो कोर्ट में प्रेजेंट करें, कोर्ट में पेश करें, अपनी गवाही पेश करें, और कोर्ट में प्रूव करेंगे वाकई आपने इसे प्रोडक्ट लिया है, इतने टाइम में ये खराब हो गई है, अब ये वापस नहीं करने लगा। ठीक हो गया। और उस प्रोडक्ट के लिए एवज जो आपने वकील हायर किए हैं, जो आपका खर्चा हुआ है केसेस करने पे, वो भी कोर्ट आपको उनसे लेके देगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका हर्जाना होगा वो भी कोर्ट उनसे आपको लेके देगी, उससे रिलेटेड। अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये आप अगर किसी ने कंप्लेंट करवानी है तो वो किस तरीके से करवाए, क्या तरीक़ेकार है, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। इसका ना एक स्पेशल ये कानून है, इसकी स्पेशल अदालत बनाई गई है। इसमें अगर कोई इफेक्ट होता है वो पहले तो उससे विजिट करेगा उस शॉपकीपर को, या जहाँ से वो प्रोडक्ट ले रहा है या जहाँ से वो सर्विसेज ले रहा है, वो उसे विजिट करेगा, उससे कहेगा भाई ये आपकी सर्विस थी या ये आपकी प्रोडक्ट थी, ये नाकिस निकला है, मुझे तब्दील कर दें या चेंज कर दें। सही, वो इनकार कर देगा। मोस्टली ऐसे ही होता है, वो इनकार ही कर देते हैं। उसके बाद सिंपल हाल होता है कि एक उनको लीगल 15 दिन का, ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, उसको आप 15 दिन का लीगल नोटिस देंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि ये मैंने प्रोडक्ट ली थी, फलानी तारीख को ली थी, इतने में ली थी, ये अब खराब हो चुकी है, नाकिस हो चुकी, मैं आपके पास भी आया था, आपने वो नहीं मुझे वो करके मेरी दादरसी नहीं की, लिहाजा आप मेरे वकील का खर्चा, मेरे केसेस दायर करने का खर्चा, मेरा हर्जाना, ये प्रोडक्ट की कीमत, ये आप मुझे इतने दिन के अंदर अंदर दें, 15 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में रुजू करूंगा। अच्छा,
स्पेशली अगर हम अदालत की इंसाफ की बात करें ना, तो हर बंदा ही बड़ा परेशान दिखाई देता है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप जाहिर सी बात है कोई भी केस करें तो उसके लिए आपको जो है वो पेशियों पे पेशियां भी पड़ती हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको रुलना भी पड़ता है। तो इस हवाले से बताइए कि इसमें ये जो केसेस होते हैं, इस तरह के केसेस का फैसला जो है वो कितनी जल्दी सुना दिया जाता है, तो ये भी थोड़ा अवेयरनेस मेरे ख्याल में नाज़रीन के लिए बड़ी ज़रूरी है। देखिए ये जो है ये बाकी केसेस से ना थोड़ा हट के इनका प्रोसीजर होता है। ये आपको पहले कंज्यूमर कोर्ट में जैसे लीगल नोटिस के बाद मैं बता रहा था, लीगल नोटिस के बाद आप केस सूट दायर करेंगे। जब वो शॉप वाला या सर्विस वाला जो भी है वो पेश होगा कोर्ट में, वो आप दोनों को सुलह कराने की कोशिश कराएंगी कोर्ट। सही। एक पे जो पहले जो वो आप दोनों कोशिश यही होगी कि कोर्ट इनकी पहले इधर ही शुरू में सुलह हो जाए। सही। ताकि जो भी इनके मामलात हैं इधर वो अगर हल हो जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर सुलह नहीं होती तो देन कोर्ट आगे प्रोसीड करती है, एविडेंस पे जाती है। फिर ये वो प्रोसेस नहीं है कि ये लंबा चलेगा, पेशियों में पेशी लेंगे या उधर से पेशी लेगी उधर से नहीं। ये समरी टायर है, इसका 6 माह के अंदर अंदर मतलब फैसला करना होता है। कोई मजबूरी आ जाती है 6 से 8 माह 10 माह तक ये हो सकता है, अदरवाइज इसका केस इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलता ये कंज्यूमर वाला। अच्छा, मतलब इस वक्त 5 से 6 महीनों में जो है इसको जो है वो कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा, फिर इस पे कितना भारी जुर्माना हो सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना जुर्माना कर देते हैं? देखिए ये जुर्माना जो होता है ना, ये या उस प्रोडक्ट को देखते हुए या उस कंपनी को देखते हुए? देखिए एक तो होती है प्रोडक्ट की कीमत, वो तो होनी है, वो जज साहब ने देखना है। उसके बाद होती है कौंसल। अच्छा, अगर वो प्रोडक्ट इतनी कोई खास महंगी नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तो है ना। अच्छा, मतलब अगर चाहे वो इतनी महंगी भी नहीं, 100 रुपए की भी है, तो मतलब वो आप उस पे पूरा राइट है कि आप जाके उसकी कंप्लेंट करवा सकते हैं और उसके खिलाफ जो है वो केस चल सकता है। बिल्कुल, वो 100 रुपए की भी है, उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अगर 100 रुपए की किसी ने कोई चीज ली है, एक अपने नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, तो फिर देन उसको क्या जुर्माना होगा? जुर्माना तो आपने अपना बताना है ना कि इस 100 रुपए के प्रोडक्ट से आपको कितना नुकसान हुआ है। मतलब जाहिर सी बात है, आपके अगर स्किन के हवाले से कोई प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपकी स्किन डैमेज हो गई, आपने ट्रीटमेंट कराया उसका स्किन का, आपके इतने खराजात हुए हैं स्किन के ऊपर, तो वो ना वो तमाम चीजें वो भी ऐड करनी है। वो भी ऐड करनी है, और साथ ही जो कौंसल जो आप वकील करेंगे केस दायर करने। एक चीज आपने यूज ही नहीं की, मतलब अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट जैसे हम ऑनलाइन कोई परचेज कर ली है या कुछ भी इस तरह, या अगर शॉप से भी ली है, तो अगर उसमें आपने उसको उस तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया और आपको पहले ही पता चल गया, जैसे एक्सपायरी डेट है तो उस पर आपने कर दिया है या कुछ इस तरह से, तो क्वालिटी के हवाले से कोई इस तरह चीज आ गई, देन क्या है? देन उसका भी वही सेम प्रोसेस सेम प्रोसेस है। आप उसके आप जैसे एक्सपायरी का कह रहे हैं, एक्सपायरी होगी, आप जाएंगे भी ये एक्सपायरी है, मैं अगर उसका कोई अखराजात नहीं, मेरी चीज आप रिटर्न करना आप चाह रहे थे और वो रिटर्न नहीं हुई, बिल्कुल उसकी एक्सपायरी देखेंगे जी ये एक्सपायरी है। अगर आप उसको एक्सपायरी यूज कर लेते कोई चीज, उसके भी तो नुकसान होने थे ना। ठीक हो गया। उसके बाद कोई चीज अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपने ले लिया 100 रुपए के फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपने ले लिया है, अगर वो आप लेके आए, आपने देखा इस्तेमाल की ये तो एक्सपायरी है, अब इसका क्या क्वालिटी अच्छी नहीं है, अब वो आपकी उस वक्त आपकी काम आनी थी, अब उस वक्त आपकी काम नहीं, आपने वापस किया है, वो भी तो नुकसान हुआ है ना आपका। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया ना। जिस हालत में आपको नुकसान होने वाला आप जाए तो इस तरह जो कोर्ट की केसेस के अखराजात हैं, वकील की फीस है, वो सारी जज साहब ने डिग्री करनी है और वो उन्होंने देनी है। सही। अच्छा, इसके अवेयरनेस के हवाले से भी कोई आप लोग जो है वो करते हैं कोई इसके, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरह हम दही इलाकों में भी जाएं तो लोगों को तो इस हवाले से अवेयरनेस ही नहीं है। चलें शहरों में कहीं ना कहीं लोगों को पता होता है, या थोड़ी बहुत जैसे आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी, हम भी कोशिश कर रहे होते हैं कि जितनी अवेयरनेस लोगों तक पहुँचनी चाहिए और पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। देखिए इसके लिए ना वैसे एक अवेयरनेस होनी चाहिए अवाम में, कोई प्रोग्राम होने चाहिए कुछ इस तरीके से। आपने जैसे ये देखें प्रोग्राम रख दिया इसके ऊपर भी काफी सारे लोगों अब काफी सारे मैं कहूँ अब पता चला होगा कि ये क्या चीजें क्या नहीं। इस तरह प्रोग्राम होने चाहिए, मुख्तलिफ चैनल्स पे होने चाहिए, सोशल मीडिया पे होने चाहिए। जितना ज्यादा ये होंगे उतना ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी। अब हमारे जैसे अब देहाती इलाके हो गए हैं, जैसे गाँव के इलाके हो गए हैं, वहाँ भी बिल्कुल ये ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना इसको फैलाएंगे ये फैलेगा, अभी ये इतना नहीं फैला हुआ कि पहुंच सके। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, जिस तरह से आप क्या कहते हैं कि हमारे लॉ जो हैं वो जाहिर सी बात, जिस तरह आपने कहा था कि इम्प्लीमेंट जो है ना यहाँ पर करवाना जो है वो मच गया, आप क्या समझते हैं इस दफ़ा जो है इम्प्लीमेंट होगा? इंशाल्लाह तवक्को तो ये की जा रही है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है ना इस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो इसमें
अगर गवर्नमेंट इस पर अमल दरामद करवाती है तो ये क्रेडिट उनको जाएगा कि उन्होंने जो कानून बनाया था उस पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो गए हैं। वो उस चीज़ का जो है ना वो क्रेडिट ले सकते हैं आसानी से। आप क्या समझते हैं इंसाफ को बेहतर बनाने में, यकीनी बनाने में जो है ना किस तरह से रोल प्ले किया जा सकता है? जजेस का क्या किरदार होना चाहिए, लॉयर्स का क्या होना चाहिए? जी जी, हाँ, उसमें सबसे पहले तो वकील ने तो अपना केस पेश करना होता है। बाकी जहाँ तक इंसाफ देने वाली बात है तो अपना मुतलका कोर्ट जो है ना वो जज साहब जो है ना वो अपना केस को समाप्त करने के बाद जो है ना उसको जस्टिफाई करते हैं कि अपना मैंने कि इसको अपना आफ्टर आर्गूमेंट्स जो है ना अपने एविडेंस को देख के, हकायक को देख के, कानून को देख के जो है ना उस पर मैंने कैसे फ़ैसला देना है। अगर वो बामुताबिक कानून हकायक को मद्देनज़र रख के जो है अपना फ़ैसला देते हैं तो उसके असरात माशरे पे बड़े अच्छे अंदाज में मुरतब होते हैं। उससे जो है ना हमारी सोसाइटी में एक अमन आएगा और उससे अदालतों पे भी एतमाद बढ़ेगा और लोग भी जो है ना अपना इंसाफ लेने के लिए अदालत से रजू करेंगे। अगर ये वहाँ पे चीज़ नहीं मिलेगी तो देन अपना माशरे में एक अनारकी फैलेगी और जराइम और ज़्यादा जो है ना वो जराइम में इजाफा होगा। तो उससे जो है ना सोसाइटी में जो है ना वो अपना काफ़ी जो है ना वो अपना मामलात ख़राब होते हैं। अच्छा, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा नाप तोल में कमी करते हैं, इस हवाले से भी जो है केसेस आपके पास आते हैं? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे है। तो उनके खिलाफ क्या लॉ है? हाँ, उसमें भी जो है ना आपका अपना स्पेशल लॉज हैं। ठीक है ना, देखो ना अब एक बंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है तो उस पर भी कानून मौजूद है, उस पर भी उसके ख़िलाफ़ जो है ना फ़ाइन होता है, सज़ा होती है। ठीक है ना, और अगर वो अपना उस पर हैवी किस्म की जो है ना पनिशमेंट्स हैं, फ़ाइन है। ठीक है, चलिए जी मज़ीद भी इनसे जानते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई जाती हैं और इसमें हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं, थोड़ा करप्शन के हवाले से भी हम देखते हैं ना कि ये चीज़ें भी हमारे मुआशरे का यूँ समझ लें हिस्सा ही है। अब हम कहीं डिनाई करें कि करप्शन नहीं हो रही तो वो भी जाहिर सी बात है गलत बात है। इस बारे में अगर जो लोग मुलविस होते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है या क्या लॉ है उनके हवाले से? जी जी, जो अपना देखो ना जी, इसमें ये पूरा अपने इस ऑर्डिनेंस में पूरा तरीक़ाकार बताया गया, मैकेनिज्म बताया गया, पावर्स बताई गई हैं। ठीक है ना जी, अगर उसमें जो माफिया जो भी है अपना जिस किस्म की वो अपना वो कीमतें बढ़ाने में कोई भी किरदार अदा करता है, ठीक है ना जी, उसके खिलाफ भी जो है अगर कोई एविडेंस आती है तो उस पर अपना वो उसको सज़ा भी दी जाती है और उस पर अपना उसको फाइन भी किया जा सकता है। ठीक है ना, किसी हवाले से भी जो है ना कोई थोड़ी बहुत भी एविडेंस मिलती है ना केस का, देखो ना उसमें अपना एक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है ना, एक सेलर हैं, परचेजर हैं, पूरी मार्केटिंग हो रही है। हाँ। किसी जगह पे परचेजर की आती है कीमतें बढ़ाने में, ठीक है ना, वो भी उसी माफिया में शामिल हो जाएगा। उस पर जो ही उसके खिलाफ कोई एविडेंस आए तो उसको फाइन भी किया जा सकता है और उसको 3 साल सजा भी है। ठीक हो गया। हाँ जी, तो जाहिर सी बात है वो जाहिर सी लॉ तो मौजूद है। हाँ। बट बात ये है कि उसके ऊपर जो है वो जितना अमल दरामद किया जाएगा तो सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है हम आपसे भी जानेंगे जो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर कोई भी एक्ट है उसके खिलाफ कोई जाता है बंदा अगेंस्ट, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाती है या उसके लिए क्या जुर्माना होगा, क्या उसके लिए सजाएं होंगी? देखें, अब जो ये कंज्यूमर का केस कोर्ट में प्रेजेंट होता है वो डिसाइड होता है, तो जो जज साहब रकम जो हर्जाना या उसकी प्रोडक्ट की जितना भी जज साहब डिग्री करते हैं वो उसने देना होता है। सही। उसके लिए हमें एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ती है उस डिग्री से रिलेटेड। जब वो उसमें पेश होगा वो उसे जज साहब कहेंगे ये आपके खिलाफ डिग्री है, ये आपने पैसे इनको देने हैं, आप इनको पेमेंट करें। वो पेमेंट नहीं करेगा, जज साहब उसके वारंट निकालेंगे। सही। उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको 1 साल के लिए जेल में रखा जाएगा। अगर वो पैसे पहले 1 साल से पहले वो पैसे दे देते हैं, वो जो कंज्यूमर होता है उसको पेमेंट कर देते हैं उस वो डिग्री की जो उनकी हक में हुई है, तो वो फिर रिलीज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ उसको 1 साल के लिए कैद दी जाएगी।
तो जब तक वो पैसे नहीं देगा, उसकी वजह से जमानत वगैरह नहीं होनी, सही है। तो वो पैसे देगा तो वो बाहर निकलेगा, अदरवाइज वो उधर ही रहना है उसने। वो बाहर नहीं निकल बाहर नहीं निकल सकता। सही हो गया। अच्छा, जजेस के हवाले से भी हम बात करेंगे। इस टाइम जो जजेस की तादाद है, जाहिर सी बात है तमाम लोगों के लिए भी, ये भी आप लोगों के लिए, वकला के लिए भी एक चैलेंज ही होता है, मैं समझती हूँ। तो इस हवाले से कोई काम हो रहा है, जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, मुख्तलिफ किस्म के जो है केसेस होते हैं, उनकी नौयत होती है। देखिए, ये अब वाकई जैसे आप कह रहे हैं कि जजेस की तादाद काफ़ी कम है। अब अगर इधर मुल्तान की बात की जाए तो हर जज के लिस्ट देख लेना, 150 से 200 से ज़्यादा केसेस लगे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। अगर जज साहब एक केस को भी अगर 10 से 15 मिनट देते रहे ना, वो टाइम उधर उनका वैसे ही इधर पूरा हो जाता है। वो मतलब एंड तक केस तक नहीं पहुंच सकते, तो फैसला फिर वो कैसे करेंगे? इसलिए फिर वो जैसे आप शुरू में कहा कि पेशी पे पेशी, हाँ। तो इस तरह फिर वो पेशी पे पेश जाती है। अच्छा, अभी भी वही वाला हिसाब है ना कि आपके दादा परदादा ने केस किया और फिर अभी तक आप उन चीजों को झेल रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो फिर हिम्मत हार जाते हैं, केस ही छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं कितना इस केस को लड़े। बिल्कुल। अब हो रहे हैं कुछ काम हुए हैं। अब हर 6 महीने बाद न्यू जजेस की भर्तियां वगैरह आ रही हैं, अभी भी आई हुई हैं, पेपर भी हो रहे हैं अभी। सही। तो अब भर्ती कर रहे हैं, देखें अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, साइलिन के हवाले से आप क्या सहूलतें हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि बेचारे जो साइलिन है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहता है। जी। उसके लिए जुडिशरी में भी काम हो रहा है, साइलिन को फैसिलिटेट करने के लिए। अपना जजेस जो है ना, इस पर अपना काम कर रहे हैं, अपना केसेस की डिवीजन पे, कि मैक्सिमम जो है ना अपना केस जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ साथ केसेस की ऐसा अंदाज से डिवीजन की जाए कि लोगों को इंसाफ मिलने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा हो। उस पर अपना केसेस के डिवीजन, जैसे एक अपना फैमिली कोर्ट्स की तादाद बढ़ाई गई है, सिविल कोर्ट को अलहदा कर दिया गया है, फौजदारी को अलहदा कर दिया गया है। ठीक है ना जी। अच्छा, सिविल और फौजदारी केसेस में क्या फ़र्क है? मतलब ये थोड़ा सा इस हवाले से। फौजदारी में ऐसे है कि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, चोरी हो गई, अपना मर्डर हो गया, डकैती हो गई। अच्छा, ये सिविल में, ये फौजदारी में। हाँ जी, ठीक है। और दीवानी में लोगों के ज़मीन से मुतल्लिका केसेस हो गए। ठीक है ना जी, सिविल नेचर के केसेस। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और इसी तरह फैमिली कोर्ट्स अपना एक है, उसमें अपना फैमिली की लिटिगेशन जो है ना, ठीक है ना, जैसे बच्चों के मेंटेनेंस हो गया, मियाँ बीवी के झगड़े में के मामले में अपना कोई अपना है मामला, तो उसको फैमिली कोर्ट जो है ना समाअत करेगी। इस हवाले से अपना कोर्टों की डिवीजन की गई है। और मकसद पस पर्दा यही है कि अपना इस माशरे में जो है ना लोगों के मसाइल को जल्द से जल्द जो है ना अपना हल किया जाए। इस हवाले से अपना वैसे भी अब जैसे जैसे आबादी में भी इजाफा हो रहा है, मसाइल भी बढ़ रहे हैं। हाँ। अच्छा भाई, अभी देखते हैं ना, जिस तरह आप लास्ट टाइम भी आए थे हमारे, उस पर भी बात की थी कि फैमिली केसेस में भी जो है हम देख रहे हैं आए दिन जो है उसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, फिर क्राइम में भी हम देख रहे हैं उसकी रेशो में भी इजाफा होता जा रहा है। मतलब दिन ब दिन जो है वो मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं होते। देखा ना, फैमिली मामलात के मसाइल में इजाफे की वजह जो है ना कुछ माशी मसाइल भी हैं। हाँ। फिर उसके बाद हमारे एक अदम बर्दाश्त भी है जो है ना। पहले ये फितरी चीज़ है कि अपना मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा हो जाना, लेकिन पहले लोग इस चीज़ को बड़ा आसानी से जो है ना बर्दाश्त करते थे। अपना अगर मियाँ की तरफ से कोई मामला है तो बीवी बर्दाश्त करती थी। ठीक है ना जी। और इसी तरह अगर बीवी की तरफ है तो मियाँ बर्दाश्त करता था। लेकिन अब कोई इस तरह का माहौल, अब अदम बर्दाश्त जिस वजह से जो है ना ये मसाइल बढ़ रहे हैं जो है। इस बारे में भी जो है ना हम थोड़े से अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि हम अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें, हौसला पैदा करें, मामलात को फेस करें। ठीक है ना, उससे जो है ना हमारे माशरे में एक खुशगवार माहौल बनेगा और अपना मामलात मसाइल जो है ना इतने जन्म नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वर्क बहुत सारे हम जिस तरह से देखते हैं ना कि अब आप लोगों के भी इलेक्शंस होते हैं, वकला की फलाह बहबूद के लिए भी काम हो रहा होता है, साइलिन के लिए भी नारे तो लगाए जाते हैं। अभी हर जगह ये तो सियासत भी हर जगह ही है ना, लॉयर्स के भी सियासत चल रही होती है। तो वकला की फलाह बहबूद के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं? देखिए, ये जो हमारे बार्स के इलेक्शन होते हैं ये हर साल
चलते रहते हैं, मतलब हर साल ये होते हैं, हाई कोर्ट के हो गए या डिस्ट्रिक्ट बार के हो गए। इसमें हर कैंडिडेट अपना मंशूर लेके आता है, अपना फलाह बहबूद का एक वो प्रोजेक्ट लेके आता है। तो इसमें मुख्तलिफ होते हैं, जैसे चैम्बर्स के इश्यूज़ हो गए वकला को, उसके बाद बार रूम्स के जहाँ पे वो जाके बैठते हैं वकला साहिबान, लाइब्रेरी के हो गए इश्यूज़। लेकिन ये जो इश्यूज़ होते हैं ये उनके लिए वो जो है वो डील शील करते हैं। तो इसके अलावा वकला, जैसे आप यंग वकला हो गए, उनके लिए मसाइल हैं शुरू में, जैसे कोई नया वकील आता है प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए वो सीनियर के पास जाता है, वहाँ बैठता है, तो वो उससे सीखता है। तो उसके लिए शुरू में जो यंग वकील है उसके माशी थोड़े से हालात होते हैं ऐसे। इस तरह जैसे डॉक्टर जाता है, जैसे अब हाउस जॉब के लिए उसको तनख्वाह दी जाती है, इस तरह पंजाब बार कौंसिल है जो हमारा वो है, या गवर्नमेंट है, इनको भी चाहिए जो नया वकील आए उसको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ कम से कम इनको अभी इसके ऊपर कोई काम हुआ है अभी तक यंग लॉयर्स के हवाले से? कोई काम नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि इस तरफ जाया जाए, क्योंकि इस तरफ अगर जाए 2 साल जो होते हैं इनिशियल जो नए वकील के जो होते हैं वो बड़े होते हैं, टफ होते हैं। अगर उसमें अगर वो सर्वाइव कर गया तो वो आगे जाके निकलेगा, अदरवाइज मोस्टली जो वकील यहीं से फिर वो पीछे हट जाते हैं, वो इस तरफ नहीं जाते। वो ये कि जाहिर सी बात है कि लोगों को तो अब अर्निंग के हवाले से जो है वो ये है कि हम घर से निकले हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ ना कुछ अर्निंग होनी चाहिए जिससे आपका सिस्टम चलता रहे। बिल्कुल ऐसे। तो अदर फिर ये होता है कि अच्छा चलो यार अगर ये नहीं तो फिर कोई और ऑप्शन देख लो जहाँ से आपको अर्निंग। बिल्कुल ऐसे। इस तरह फिर वो ये प्रोफेशन छोड़ के फिर किसी और प्रोफेशन में कहीं जॉब कर लेते हैं प्राइवेटली, या कहीं किसी और सेक्टर में इधर उधर चले जाते हैं फिर वो। हाँ, लेकिन मैं लॉयर्स का जो प्रोफेशन है जाहिर सी बात है उसको देखते हुए नौजवान वैसे आते बहुत है, अभी मैंने देखा लोगों में बड़ा इंटरेस्ट है इसको। तो ये कहते हैं कि अच्छा यार कुछ नहीं तो लॉयर्स वाला प्रोफेशन जो है अब आप बहुत ज्यादा लोग उसको, चाहे वो खवातीन हैं चाहे वो नौजवान है, यही इंटरेस्ट लेके आते हैं, लेकिन आगे वो जब आते हैं ना मसाइल देख के फिर वो पीछे हट जाते हैं रास्ता। चलिए जी, मज़ीद इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, एक तो जिस तरह से अकील साहब हम इस पर भी बात करेंगे, जिस तरह वकला का एक अहम रोल होता है, मैं समझती हूँ हमारे माशरे में भी इसको तमाम चीज़ें, जिस तरह इंसाफ की भी हम बातें कर रहे थे, थोड़ी सियासी मामलात पे भी बात कर लेते हैं कि जो अभी चीज़ें पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं या इस हवाले से काम हो रहा है, तो उसमें जो वकला का किरदार है वो क्या होना चाहिए, सियासी उस पर बात करें हुकूमती सतह पर। वकला तो कानून की हुक्मरानी के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो वकला का अपना वकालत के साथ साथ जो है ना मुल्क में एक कानून की हुक्मरानी, ठीक है ना, इंसाफ की फराहमी के लिए जो है ना बड़ा अहम किरदार होता है। और उसमें अपना देख लें, अब जो ही अपना जैसे हमारा एक नया सेटअप आया गवर्नमेंट में, तो वकला ने बड़ा भरपूर तरीके से उसमें अपना शेयर डाला है, पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, और अपना मैक्सिमम वकला जो है ना वो सामने आए हैं। तो उसका मकसद, वकला का मकसद भी यही है कि हमारे मुल्क में जो है ना जी कानून की अमलदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ की फराहमी हो, ताकि हमारे माशरे में जो है ना जब एक लोगों को इंसाफ बर वक्त मिलेगा तो उससे जो है ना हमारे मुल्क का मोराल भी अप होगा, सोसाइटी में भी लोगों को जो है ना अपना ज़हनी सुकून मिलेगा। और इस के लिए जो है ना वकला बड़ा अहम किरदार अदा करते भी हैं, कर रहे हैं। और उसमें हमारी बार कौंसल, हमारे फोरम जो है ना अपना हर वक्त इस काम में लगे रहते हैं कि हमारा जो है ना ये मैसेज जो है ना अपना गवर्नमेंट तक भी पहुँचे, आम लोगों तक भी पहुँचे। और ये बार कौंसिल के इलेक्शन का अक्सर मकसद यही है कि एक नमूना दिखाना है सोसाइटी में। अगर बेहतरीन जमहूरियत की शक्ल देखी जा सकती है तो आपको वकला में नज़र आएगी कि हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं, बेहतरीन अंदाज में जो है ना लोग आपस में कैंडिडेट आपस में कंटेस्ट करते हैं, और जो जीतता है वो दूसरे अपना हवाले कर देता है अपने। अच्छा, वही है ना कि तमाम चीज़ें जो हैं वो हम बेहतर भी तभी कर सकते हैं जब हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ आएगा। तो बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप एज अ सीनियर लॉयर आप क्या सजेस्ट करेंगे बहुत सारे हमारे जो नौजवान वकला हैं या जो इस प्रोफेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या टिप्स देंगे उनको? नहीं, नो डाउट कि ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। इसमें सबसे पहले जो है ना अपना मेहनत का अंसर जो है ना वो शामिल है, फिर उसके बाद ऑनेस्टी जो है ना, विद ऑनेस्टी। तो जब आप विद ऑनेस्टी इस प्रोफेशन में मेहनत करेंगे तो ये स्पेस वह प्रोफेशन है टॉप आपके लिए खाली होता है। और बाकी रिस्क में जाने बल्ला जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस मेहनत का फल जो है ना बेहतर अंदाज में देगा।
इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे सर ने कहा है कि मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा होती है प्रोफेशन में, लेकिन हमने एक एक चीज़ देखनी होती है, इसमें कानून पढ़ने होते हैं, उससे रिलेटेड। जब आपने खुद ने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था, आप बाय चॉइस आए थे या? जी, मैं बाय चॉइस आए थे। तो फिर आपको बहुत सारी मुश्किलात फेस करना पड़ा या ज्यादा मुश्किलात आप नहीं थी? किसी भी डिपार्टमेंट जाएं, कहीं भी जाएं, मुश्किलात इनिशियली होते हैं हर जगह पे। मीडिया में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इनिशियली मुश्किलात हर जगह पे होते हैं। हाँ, ऐसे ही है। आपने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से अपने काम पर फोकस करना है। ठीक हो गया। आपने अपना काम मेहनत करनी है, अपने काम पे मेहनत करनी है। आपने आप जैसे वकील है, नया वकील है, जाता है, आप जाए वो मेहनत करे, लॉ पढ़े, लाइब्रेरीज वहाँ मौजूद है हमारी बार्स में, वहाँ बैठे नए नए जो फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो हर महीने यहाँ छपते हैं, उनको जाके पढ़े, अपने केस को फुली प्रिपेयर करे, जज साहब के सामने जाके फुली अपना केस आर्गू करे, जिसमें कोई मतलब उसकी तरफ से कोई वो ना हो। तो देन अल्लाह ताला, जैसे सर ने कहा, अल्लाह ताला फल देते हैं, तो इंशाल्लाह फल भी मिलेगा फिर। अच्छा, बहुत दफ़ा होता है ना कुछ केस, जिस तरह हमारे पास नौजवान आते भी हैं तो ये होता है कि उनकी बड़ी शिकायत इस हवाले से होती हैं कि सीनियर भी उस तरीके से जो है ना आपको गाइड नहीं कर रहे होते, या आपको उस तरीके से आपके लिए थोड़ी आसानियाँ नहीं कर रहे होते। इस क्या वाकई ये सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो खुद जो है ना सीखने वाले का खुद जज्बा होता है, ठीक है ना जी। और उसके बाद सीनियर जो है ना जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने बड़े हमें ऐसा तरीके से शफीकाना अंदाज में जो है ना सिखाया है। हम तो उन्हीं के जो है ना शफीकाना अंदाज की वजह से आज इस स्टेज पे पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाल ही में जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एडवोकेट बनाया है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि मेरी ये उस्तादों की दुआएं, वालिदैन की दुआएं और उसमें मेरी मेहनत थी कि अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे अर्ली स्टेज में जो है ना एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वो एजाज़ बख्शा है। तो उसमें मेरे इस स्टेज पे पहुंचने पे जो है ना मैंने अपनी मेहनत की है, ठीक है ना जी। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया, लेकिन उसमें विद ऑनेस्टी जो है ना जी, जो है ना वो अपना मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ बख्शा है। मैंने मेहनत के साथ साथ विद ऑनेस्टी जो है ना, मेरी ईमानदारी जो है ना, जब आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे किसी प्रोफेशन में भी, तो उस पर जो है ना वो आपका जो है ना वो टॉप जो है ना वो आपको जो है ना ज़रूर मिलेगा। अच्छा, पहले होता था ना कुछ और, अगर आपको प्रोफेशन समझ नहीं आता तो कहते थे चलो लॉयर बन जाओ, कोई और है। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों में आया ना कि अच्छा चलो उस टाइम जो है वो लॉ करना बड़ा आसान भी था, अभी तो जरा उसमें इजाफा भी हो गया है, तो लोगों के लिए अभी है कि थोड़ा सा टफ भी है, और फिर ये होता है कि अच्छा जी पढ़ना भी है। तो हमारा मोस्टली है कि जाहिर सी बात आप पढ़ेंगे नहीं, आप कानून की चीजों को नहीं जानेंगे, तो फिर आगे उसको फिर कंटिन्यू करना जो है वो बड़ा मुश्किलात पैदा होंगी। मुश्किलात हो जाएगा। सही है। और सब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं यही मैसेज दूंगा। मैं तो अपने टॉपिक के रिलेटेड, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, कहीं से भी खरीदें, उसकी रसीद फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लाजमी लेनी है, ठीक है। और उसके बाद उसको आपने महफूज रखना है, जैसे शुरू में आपने कहा अलमारी में रखनी है। उसको अलमारी में सेफ एंड साउंड। हाँ, सेफ एंड साउंड। अगर वो प्रोडक्ट नाकिस है, आपने दुकानदार से या कहीं से उसके पास जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ना ही कोई ऐसी कोई चीज़ करनी है। आपने चुप करके उनको बस चुप करके केस कर देना है। केस कर देना है। आपको आपका राइट, आपको मैं कहता हूँ कि शायद लीगल नोटिस पे उनका मसला जो है वो हल हो जाएगा। वो आगे नहीं जाएंगे, जो अगले बंदे हैं वो आगे तक नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने राइट देखें, अपने कोई भी वो पता होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट उसकी रसीद लाजमी बनवाएं। वो रसीद आपके पास होगी, आप फिर सबूत रखने हैं, बस सबूत रखने हैं, तो फिर आगे काम जो है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि अपना कानून की अमलदारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को जो है ना कानून का इल्म होना चाहिए। जब एक लोगों को कानून का इल्म होगा तो उस पर अमल दरामद कराने में भी आसानी होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दे तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।